रायू एक आम टीनेजर था जिसे ट्रक ने टक्कर मारी और वो एक जादुई दुनिया में फिर से जन्मा। उसे पानी के जादू का हुनर मिला और वो सिर्फ अकेले शांत जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन बिना खुद को पता चले वो पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बन गया। रायू 15 साल का लड़का अचानक एक अजीब सफेद जगह में पहुंचा। वो सोच रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वहां एक लंबा सुनहरे बालों वाला लड़का आया और बताया कि वो मर चुका है। रायू को याद आया कि उसे ट्रक ने मारा था, तो उसने पूछा कि क्या वो भगवान है। उसने जवाब दिया कि वो एक फरिश्ता है जो उसे दूसरी दुनिया में भेजने आया है। रायू यकीन नहीं कर पाया कि उसे दूसरा जीवन मिलेगा और फरिश्ते ने कहा कि अगली जिंदगी में वो जैसा चाहे वैसा जी सकता है। रायू एक चिल लड़का है और उसे सिर्फ धीमी धीमी शांत जिंदगी चाहिए। फरिश्ते को उसकी पसंद से कोई दिक्कत नहीं और उसने बताया कि वो जिस दुनिया में जाएगा वहां जादू है और करीब 20% लोग स्पेल्स कर सकते हैं। रायू को पानी के जादू में टैलेंट है और फरिश्ते ने कहा कि उसे जंगल के बीच एक सुरक्षित घर में छोड़ा जाएगा क्योंकि उसने शांत जिंदगी चुनी है। वहां 2 महीने का खाना होगा और एक अदृश्य बाधा होगी जो मॉन्स्टर को पास नहीं आने देगी। जल्द ही रायू उस घर में जंगल के बीच जागा और वो तुरंत बाहर गया अपने नए जादू को टेस्ट करने। उसने घर चेक किया जिसमें एक ठंडे कमरे में फ्रोजन मांस था और एक खाली बाथटब भी। टेबल पर एक चाकू और 2 बेसिक लेवल की किताबें थीं जो इलाके के मॉन्स्टर और पौधों के बारे में बताती थीं। इसके बाद वो फिर बाहर गया और जादू एक्सपेरिमेंट करने लगा। उसे पता चला कि वो बस कल्पना करके पानी बना सकता है, कोई स्पेल चैंट करने की जरूरत नहीं। वो गर्म पानी से नहाना चाहता था लेकिन सिर्फ कमरे के तापमान का पानी बना पाया, तो उसने आग जलाने का प्लान बनाया। वो पूरे कैवमैन स्टाइल में लकड़ियों को रगड़कर आग बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास वो स्किल या ताकत नहीं थी। वो हार मान गया। फिर उसे एक आइडिया आया कि वो सूरज की रोशनी से आग बनाए। इसके लिए उसने बर्फ से लेंस बनाया, कल्पना की कि पानी के अणु एक दूसरे से जुड़ते हैं और गर्मी चली जाती है, और आखिरकार बर्फ बना ली। फिर उसने बर्फ को गोले का आकार देकर लेंस की तरह इस्तेमाल किया और आग जला दी। इसके बाद वो रात में गर्म पानी से नहा सका और उसे एहसास हुआ कि वो मॉडर्न साइंस के प्रिंसिपल्स यूज करके सीधे गर्म पानी बना सकता है। अगले दिन रायू ने सुबह सूखा मांस खाया और सोचा कि उसे अपने अटैक पावर को बढ़ाना होगा क्योंकि स्टोर्ड खाने के खत्म होने पर उसे मॉन्स्टर का शिकार करना होगा। उसने पेड़ पर पानी का गोला फेंककर प्रैक्टिस शुरू की। पहले ही प्रयास में निशाना लगा लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। वो हिम्मत नहीं हारी और हाई प्रेशर वाटर जेट ट्राई करने लगा क्योंकि वो ताकतवर होगा, लेकिन जेट में इतनी ताकत नहीं आई कि पेड़ तक पहुंचे और वो बस हाथ से पेशाब करने जैसा लगा। रायू हार मानने लगा। फिर उसे याद आया कि फरिश्ते ने कहा था कि जादू की कुंजी उसकी कल्पना है और नियमित प्रैक्टिस से ही बेहतर होगा। तो रायू ने वाटर जेट प्रैक्टिस जारी रखी जब तक कि वो लगातार पेड़ पर निशाना लगा सके। रात में वो सीधे गर्म पानी बना पाया। अगले दिन उसने हवा में बर्फ के क्रिस्टल बनाने की कोशिश की क्योंकि वो हमेशा से आइसिकल लैंस स्पेल यूज करने का सपना देखता था, लेकिन आइसिकल शूट करना पानी से भी मुश्किल था। फिर भी रायू ने दूसरी वाटर मैजिक वेरिएशंस के साथ प्रैक्टिस जारी रखी। दिन बीते और वो पानी और बर्फ के जादू में माहिर होता गया। एक दिन उसने जंगल में खाने की तलाश में जाने का फैसला किया। उसने खूबसूरत जंगल एक्सप्लोर किया और कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का सोचा। तभी उसे एक गुस्सैल सुअर दिखा। रायू डर से जम गया जब सुअर उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन आखिरी पल में वो बच निकला। सुअर ने एक पेड़ को तोड़ दिया और रायू ने हिम्मत जुटाई। उसने सुअर के आगे जमीन पर बर्फ की चादर बिछा दी जिससे वो फिसल गया। जब सुअर तेजी से उसकी तरफ आया, रायू ने कई नुकीले आइसिकल्स बनाए। आखिर में सुअर ने उन आइसिकल्स से टक्कर मारी और स्विस चीज की तरह छेद हो गया। रायू यकीन नहीं कर पाया कि वो जीत गया। रात में उसने मॉन्स्टर की किताब चेक की और पता चला कि बोर्स सबसे कमजोर मॉन्स्टर हैं। फिर उसे नोटिस हुआ कि किताब में बेसिक मॉन्स्टर के बारे में है, लेकिन आखिर में 2 खास एंट्रीज हैं। पहली ड्रैगन्स के बारे में जो इतने ताकतवर हैं कि पूरे शहर जला सकते हैं और अगर दिखें तो भाग जाना चाहिए। दूसरी डेमन्स के बारे में जो अज्ञात मूल के हैं। किताब सिर्फ यही कहती है कि प्रार्थना करो कि कभी इनसे न मिलना पड़े वरना गेम ओवर। रायू को एहसास हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी है और उसे जल्दी मजबूत होना होगा। अगले दिन रायू ने अपने कपड़े उतारे और पूरे तर्जान स्टाइल में जंगल में गया। इस बार एक असैसिन हॉक ने अटैक किया और वो उसकी पहली चाल से बमुश्किल बचा। बड़ा पक्षी ने उसे अदृश्य हवा के वार किए। रायू समझ गया कि यह मॉन्स्टर उसकी लीग से बाहर है।
वो भागा, पीछे बर्फ के ब्लॉक बनाकर हवा के वार रोके और हॉक पर वाटर जेट फेंके। हॉक ने सब डोट्स किया और फिर रायू पर तेजी से हमला किया, लेकिन रायू ने आखिरी पल में बर्फ की दीवार बनाई और उसका अटैक रोक दिया। टक्कर में हॉक की एक आंख चली गई और वो पीछे हट गया, जिससे रायू को राहत मिली। लेकिन भागते वक्त रायू रास्ता भटक गया। घर लौटते वक्त उसे एक चमकता हुआ तालाब दिखा, जहां एक बिना सिर का नाइट पानी की सतह पर खड़ा था, साथ में उसका बिना सिर का घोड़ा। रायू दंग रह गया। लकीली वो सुरक्षित घर लौट आया और इसके बाद जंगल एक्सप्लोर करता रहा, मजबूत मॉन्स्टरों से लड़ता और अपने अटैक मैजिक को मास्टर करता गया। रात में वो फिर तालाब गया, जहां बिना सिर का नाइट उसका इंतजार कर रहा था। रायू को किताब में डलहान या बिना सिर वाले राइडर्स के बारे में कुछ नहीं मिला और वो सोचने लगा कि ये हाई लेवल मॉन्स्टर हैं या मॉन्स्टर कहलाते ही नहीं। लेकिन ये मायने नहीं रखता, क्योंकि वो स्पार करने आया था। रायू ने बर्फ की तलवार से अटैक किया, लेकिन एक भी वार नहीं लगा। वो हिट खाता रहा, लेकिन बर्फ के शील्ड से बचाव करता रहा। आखिर में थक कर गिर गया, लेकिन नाइट ने अटैक नहीं किया, क्योंकि वो उसे ट्रेनिंग दे रहा था। उठते वक्त नाइट उसके पास छोटी क्रिस्टल चाकू लेकर आया। उसने चाकू को पानी में डुबोया और फिर फ्रीज कर बर्फ की तलवार बना दी। उसने रायू को तलवार दी, जिससे रायू समझ गया कि नाइट चाहता है कि वो इस तकनीक को मास्टर करे। इसके बाद रायू फिर उस असैसिन हॉक से मिला जिससे पहले लड़ा था। इस बार हॉक इवॉल्व हो गया था, मजबूत वर्जन में, लेकिन उसकी सारी ताकत भी चली गई थी। हॉक ने हवा के वार किए, रायू ने बर्फ की दीवारें बनाई और बमुश्किल बचाव किया। रायू की बर्फ की दीवारें हॉक के मजबूत वारों से टूट गईं। वो भागने लगा और सिर्फ हॉक के अटैक्स ब्लॉक कर सका। हॉक अचानक तेजी से आया और रायू ने कई बर्फ की शील्ड्स लगाकर उसका अटैक रोका। उसने आइसिकल्स फेंके, लेकिन वो काम नहीं आया। फिर हॉक ने सोनिक अटैक किया और उसकी शील्ड्स तुरंत खत्म हो गईं। रायू को लगा कि अब मुश्किल हो गई, लेकिन हॉक ने उसे हैरान कर दिया, लिटरली और फिगरेटिवली। जब उसने थंडरबोल्ट से अटैक किया, मॉन्स्टर ने उसे खत्म करने के लिए झपट्टा, लेकिन रायू ने क्रिस्टल तलवार निकाली और अटैक को पर कर दिया। वो हवा के अदृश्य वार भी काट सका, और जब हॉक फिर आया तो उसने सीने में तलवार घोंप दी। हॉक जमीन पर गिरा और रायू उसके पास गया। उसे एहसास हुआ कि 2 बार इस मॉन्स्टर से लड़ने के बाद उनके बीच गहरा रिश्ता बन गया। उसने हॉक को धन्यवाद दिया कि उसने उसे मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया और फिर तलवार निकाल दी ताकि वो शांति से मर सके। रायू घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन अचानक एक ड्रैगन वहां आ गया। उसे लगा कि ये उसकी आखिरी दिन होगी, लेकिन हैरानी की बात, ड्रैगन ने टेलीपैथी से बात की। ड्रैगन ने पूछा कि क्या उसने काला हॉक देखा। रायू घबरा गया, सोचकर कि कहीं उसने ड्रैगन का नौकर तो नहीं मारा। लकीली ड्रैगन को इसकी परवाह नहीं थी और उसने रायू की तारीफ की। उसने बताया कि उसकी तलवार फेरी किंग की है, जो बहुत रेयर है। रायू यकीन नहीं कर पाया और उसने दोस्ताना ड्रैगन लुएन से दुनिया के बारे में जानने का फैसला किया। वो दिन भर बातें करते रहे, लेकिन शाम को ड्रैगन को घर बुलावा आया और उसने कहा कि शायद फिर मिले। दूसरी ओर कुछ हफ्तों बाद रायू को सी फूड की क्रेविंग हुई तो वो बीच गया, लेकिन वहां एक जहाज का मलबा देखकर हैरान रह गया। जल्दी ही उसने जहाज के पास एक आदमी देखा और पास जाकर पाया कि वो मर चुका है। अचानक उसे एक आदमी की कराह सुनाई दी और उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि ये पहला इंसान था जिससे वो इस दुनिया में मिला। उसका नाम अबेल था और उसे याद आया कि एक विशाल ऑक्टोपस मॉन्स्टर ने तूफान में उसके जहाज पर अटैक किया था, जिससे वो समुद्र में गिर गया। लेकिन जब आंख खोली तो वो रायू के घर में था। उसने समझा कि समहाउ वो सुरक्षित निकल आया और तुरंत दूसरों की तलाश शुरू की। घर से बाहर निकलते ही वो और कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि ये जगह कहाँ है। तभी रायू पीछे से आया। अबेल हैरान था, क्योंकि वो एक स्किल्ड वॉरियर होने के बावजूद रायू को आने का एहसास नहीं कर पाया। उसका ड्रेसिंग सेंस भी उसे अजीब लगा, लेकिन वो पहले शिष्ट रहने का फैसला किया। अबेल ने खुद का परिचय दिया और रायू का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी जान बचाई। रायू ने कहा कि सिर्फ उसे बचा सका, बाकी सब मर चुके थे जब वो पहुंचा। अबेल ने कहा कि परेशान न हो, क्योंकि वो स्मगलर थे, लेकिन बात पूरी करने से पहले उसका पेट गरजने लगा। रायू ने कहा कि खाने के साथ बात कर सकते हैं और उसे अंदर ले गया। वहां अबेल ने उसकी ड्रेसिंग के बारे में पूछा। रायू ने बताया कि उसके पास और कपड़े नहीं हैं, न ही कपड़ा बनाने की चीज। अबेल ने कहा कि बस खरीद लो। फिर सोचा कि रायू शायद बहुत गरीब है,
लेकिन रायू ने उसकी गिल्ट कम की और बताया कि इस इलाके में सिर्फ वो ही रहता है। अबेल ने पूछा कि क्या वो शिकार करके खाना जुटाता है, तो रायू ने हाँ कहा। फिर पूछा कि क्या चाकू यूज करता है, लेकिन रायू ने अपना वाटर मैजिक दिखाया और कहा कि ज्यादातर शिकार जादू से करता है। अबेल प्रभावित हुआ, क्योंकि दुनिया में आधे लोग ही जादू कर सकते हैं और वो बाकी आधे में है जो नहीं कर सकता। ये रायू के लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि फरिश्ते ने कहा था कि सिर्फ 20% लोग जादू कर सकते हैं। एनीवे, अबेल ने रायू से कहा कि उसे किनारे ले जाए, क्योंकि उसे कुछ चेक करना है। रास्ते में उसने कहा कि अगर खतरा हो तो वो आगे लड़ेगा। रायू ने कहा कि जरूरत नहीं, लेकिन अबेल ने जोर दिया, क्योंकि वो हर बार बचाए जाने से तंग आ चुका था। रायू ने उसे करने दिया और वो टूटे जहाज पर पहुंचे, जहां सब शव गायब थे। अबेल ने सोचा कि या तो मॉन्स्टर या समुद्र ने ले लिए। उसने रायू का शुक्रिया अदा किया, कि वरना वो भी वही हाल होता। अबेल ने कहा कि उसे जो चाहिए था वो नहीं मिला और अभी वो अपने दोस्तों से मिलना चाहता है, लेकिन तूफान ने जहाज को दूर दक्षिण में ले गया और उसे रास्ता नहीं पता। अचानक उसे आइडिया आया और उसने रायू से पूछा कि क्या वो उसके साथ आएगा। रायू हैरान रह गया। अबेल ने कहा कि वो रास्ता दिखाने में मदद कर सकता है और फिर उसे बेहतर हालात वाली नौकरी दिला सकता है। रायू ने ऑफर पर सोचा और आखिर में अबेल का गाइड बनने का फैसला किया। शाम को उसने अपने गार्डन को देखा, जिसे बनाने में बहुत मेहनत लगी, और उसे दुख हुआ कि सब छोड़ना पड़ेगा। रात में उसने अबेल से कहा कि वो किसी से विदाई लेने जा रहा है। अबेल को जिज्ञासा हुई, लेकिन उसने टोका नहीं। उधर रायू तालाब गया, जहां बिना सिर का नाइट था, और उसे बताया कि वो जंगल छोड़कर लंबे समय के लिए जा रहा है। उसने नाइट को धन्यवाद दिया कि उसने लड़ना सिखाया और चाकू निकालकर कहा कि आज रात खूब मेहनत से लड़ेगा। बिना सिर का नाइट ने भी तलवार निकाली और फिर रायू ने जोरदार वार किए। लंबी लड़ाई के बाद रायू थक गया और नाइट तालाब में लौट गया। रायू ने एक बार फिर धन्यवाद दिया और नाइट चुप रहा, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह पहुंचा, नाइट ने पानी से एक जादुई सूट निकाला और विदाई का तोहफा दिया। रायू भावुक हो गया और एक बार फिर नाइट को शुक्रिया कहा। अगली सुबह रायू और अबेल अपनी यात्रा के लिए तैयार हुए और रायू को पुरानी जगह छोड़ने का नॉस्टैल्जिया हुआ। जल्दी ही जंगल में एक जंगली सुअर मिला और अबेल ने कहा कि उसे हैंडल करने दे। वो तलवार लेकर सुअर की तरफ दौड़ा और एक कॉम्बैट स्किल से उसे डोनट बना दिया। रायू हैरान रह गया और पूछा कि कॉम्बैट स्किल क्या होती है। अबेल ने समझाया कि हथियार से लड़ने वाले लोग इसे यूज करते हैं। रात में उन्होंने खोखले पेड़ में कैंप किया और अगले दिन जंगल के रास्ते चलते रहे। उन्हें एक दलदल में छिपकली जैसे इंसान मिले और अबेल ने रास्ता बदलने का फैसला किया, क्योंकि वो मजबूत हैं। लेकिन रायू को लगा कि छिपकली वाले उन्हें फॉलो कर रहे हैं। अबेल लड़ने को तैयार हो गया। रायू ने कहा कि बहुत सारे हैं और वो भी जादू से लड़ेगा। अबेल सोच रहा था कि रायू बिना स्टाफ के नहीं लड़ पाएगा, लेकिन वो हैरान रह गया जब रायू ने आइसिकल लैंस से 4 छिपकली वालों को हरा दिया। लड़ाई खत्म होने पर अबेल ने पूछा कि ये स्पेल क्या था। रायू ने कहा कि ये तो आम आइसिकल लैंस है, लेकिन अबेल ने बताया कि उसके वायु जादूगर दोस्त एक बार में सिर्फ एक अटैक कर सकते हैं। रायू ने कहा कि शायद वायु जादू में दिक्कत है, पानी के जादू में ये नॉर्मल है। अबेल ने ज्यादा सोचना छोड़ दिया और कहा कि सफर जारी रखें। फिर रायू ने बर्फ से 2 गिलास बनाए और पानी भरा। अबेल ने नोटिस किया कि इस बार उसने अलग मंत्र बोला, लेकिन रायू ने कहा कि शायद पिछले बार गलत सुना। उसके बाद अबेल ने रायू को एक सिक्का दिया और वो एक्साइटेड हो गया, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का पहला पैसा था। अबेल दंग रह गया, क्योंकि उसे लगा था कि रायू गरीब है, लेकिन इतना गरीब नहीं सोचा था। उसने बताया कि सेंट्रल प्लेन्स में 3 बड़े देश हैं, नाइटली किंगडम, डेब्यूटी एम्पायर और हंडालू फेडरेशन। रायू ने डेब्यूटी एम्पायर पर ताना मारा, क्योंकि नाम उसे अजीब लगा। बात करते करते वो एक बड़े मैदान में पहुंचे। अचानक उन्हें पास का पत्थर हिलता दिखा और अबेल ने उसे काट दिया। रायू ने वाटर शील्ड बनाकर पत्थरों को रोका और अबेल को एहसास हुआ कि वो रॉक गोलेम्स के घोंसले में आ गए। रायू ने पूछा कि क्या गोलेम्स इंसानों जैसे नहीं होते, लेकिन अबेल ने लड़ाई से पहले जवाब देने से मना कर दिया। अबेल ने नजदीक के गोलेम पर हमला किया और उसमें छेद कर दिया, लेकिन गोलेम ने खुद को ठीक कर लिया। अबेल पीछे हटा और कहा कि उनके अटैक काम नहीं करेंगे। फिर रायू को आइडिया आया। उसने हवा में बड़ा बर्फ का घन बनाया और गोलेम्स पर गिरा दिया। अबेल हैरान रह गया, क्योंकि उसने ऐसा स्पेल कभी नहीं देखा। रायू ने बाकी गोलेम्स को भी यही तरीका यूज करके हराया। इसके बाद उन्हें एक खास गोलेम मिला, जिसमें बड़ा मैजिक स्टोन था।
अबेल ने कहा कि यह बहुत पैसे का है। रायू ने कहा कि बाकी गोलेम्स से भी स्टोन निकालना चाहता है, लेकिन बर्फ में दबे हैं और वो या तो आलसी है या इतना समझदार नहीं कि पिघलाए। वो सफर जारी रखे और जल्दी ही एक विशाल मगरमच्छ हिप्पो हाइब्रिड मिला। अबेल ने कहा कि यह बेहेमौत है, एक रेयर और ताकतवर मॉन्स्टर जो उसने कभी नहीं देखा। रायू ने पूछा कि क्या इसे शिकार करें, लेकिन अबेल ने कहा कि यह मुमकिन नहीं। तभी कुछ वाइवर्न्स आए और रायू एक्साइटेड हो गया क्योंकि अब मॉन्स्टरों की लड़ाई देखने को मिलेगी। वाइवर्न्स ने मैजिक से पत्थर फेंके, लेकिन बेहेमौत ने दहाड़कर मैजिक कैंसिल कर दिया और वो जमीन पर गिर गए। रायू ने अबेल को बताया कि शायद उसने मैजिक कैंसिलेशन स्किल यूज की। रात को खाने के वक्त अबेल ने मैजिक कैंसिलेशन के बारे में पूछा क्योंकि वो सिर्फ डंगोनन के ट्रैप्स में सुना था। रायू को डंगोनन सुनकर एक्साइटमेंट हो गया और अबेल ने बताया कि लॉन शहर में एक डंगोनन है जहां वो जा रहे हैं। रायू को गुस्सा आया कि उसने पहले क्यों नहीं बताया और पूछा कि क्या और कुछ छुपा रखा है। अबेल ने पूछा कि क्या वो ड्वार्फ्स और एल्फ्स के बारे में जानता है, लेकिन रायू ने डिटेल्स मांगी। कुछ दिन बाद वो पहाड़ों के पास पहुंचे और रायू ने कहा कि पहाड़ पार करने के बाद इंसानी बस्ती मिलेगी। अबेल ने पूछा कि वो इतना कैसे यकीन कर सकता है और रायू सोचने लगा कि क्या ड्रैगन लुएन से मिली जानकारी बताए। आखिर में उसने इसे इंसानी समझ से परे बताया। तभी एक अजीब आवाज आई और दोनों लड़ने को तैयार हो गए, लेकिन जब ग्रिफिन आसमान से आया तो दोनों घबरा गए। अबेल को पैनिक अटैक आने लगा, लेकिन रायू ने जल्दी से मांस का टुकड़ा हवा में फेंक दिया। अबेल ने भी वैसा ही किया और ग्रिफिन ने दोनों टुकड़े मुंह में लेकर उड़ गया। दोनों ने राहत की सांस ली और सोचा कि लड़ाई में वो टिक नहीं पाते। सफर जारी रखते वक्त अबेल ने कहा कि 100 साल से इंसानों ने बेहेमौत या ग्रिफिन नहीं देखे। शायद ऊंचे पहाड़ उन्हें बस्तियों से रोकते हैं। रायू को याद आया कि वाइवर्न्स जो बेहेमौत से लड़े वो उत्तर से आए थे, मतलब उनका घोंसला पास है। उसकी बात सही निकली जब वो वाइवर्न्स को मॉन्स्टर खाते मिले। रायू लड़ना चाहता था, लेकिन अबेल ने कहा कि 20 एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स की जरूरत पड़ती है। रायू ने कहा कि भविष्य में लड़ना तो पड़ेगा और पूछा कि क्या वाइवर्न्स को जमीन पर रोकना बेहतर होगा। अबेल ने हाँ कहा और करीब लड़ाई में एक को हरा सकता है। रायू ने 4 आइसिकल्स से उनके पंखों को रोक दिया और अबेल ने मौका यूज करके उनका दिमाग उड़ा दिया, लेकिन 2 और वाइवर्न्स आए। रायू ने बिना स्पेल बोले इन्हें भी रोका और अबेल को शक हुआ। फिर भी वो वाइवर्न्स को हरा दिए और मैजिक स्टोन्स इकट्ठे किए। पहाड़ों को पार करके वो हरे पहाड़ों पर पहुंचे। अबेल हैरान था कि उन्होंने वाइवर्न्स से लड़कर इतने स्टोन्स जुटा लिए जो पैसे के हैं। रायू को कौतूहल हुआ कि वो किस देश जा रहे हैं, क्योंकि डेब्यूटी एम्पायर को छोड़ बाकी ठीक है। अबेल ने बताया कि डेब्यूटी एम्पायर उत्तर में थोड़ा दूर है और रायू को राहत मिली। अबेल को ये अजीब लगा और उसने पूछा कि क्या डेब्यूटी से दिक्कत है। रायू ने कहा कि उसे एम्पायर या लोगों से दिक्कत नहीं, बस नाम इतना क्रिंज है कि जुड़ना नहीं चाहता। अचानक रायू को दूर सड़क दिखी जो पूर्व से पश्चिम जाती है। अबेल को एहसास हुआ कि पार किया गया पहाड़ आम नहीं था। रायू ने पूछा कि क्या सोच रहा है, तो उसने कहा कि कुछ नहीं और सड़क शहर ले जाएगी। रायू को बिस्तर पर सोने का एक्साइटमेंट हुआ और अबेल ने खाने की सलाह दी। रात में गेस्ट हाउस में खाते वक्त अबेल ने सुझाया कि रायू एडवेंचरर्स गिल्ड में रजिस्टर करे। गिल्ड लाइसेंस उसकी पहचान बनेगा और नए शहर में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसने याद दिलाया कि शहर में एंट्री के लिए उसने सिक्का चुकाया था। रायू ने ताना मारा कि क्या हर पैसे का हिसाब रखेगा। अबेल को यह बिहेवियर अजीब लगा, लेकिन उसने कहा कि गिल्ड में जाकर मैजिक स्टोन्स और मॉन्स्टर मटेरियल अच्छे दामों में बिकते हैं। सिर्फ अल्केमिस्ट्स ही इनका सही यूज कर सकते हैं। रायू को अल्केमिस्ट्स के बारे में जानने की उत्सुकता हुई, लेकिन वेटरेस ने खाना लाकर मौका छीन लिया। रायू को जब करी राइस की प्लेट दिखी तो वो हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि इस दुनिया में करी कैसे हो सकती है, क्योंकि आइस स्काई एनिमे में तो प्रोटैगनिस्ट को परफेक्ट करी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। करी का स्वाद जापान में खाए हुए करी जितना लाजवाब और नॉस्टैल्जिक था। रायू ने प्लेट जल्दी खत्म की और ऑन ऑर्डर करने लगा। अगले दिन वो करी की तारीफ करता रहा और कहा कि ये भी अबेल ने छुपाया था। मजे में उसने कहा कि सारे सीक्रेट्स बता दें। अबेल को ये अजीब लगा, लेकिन रायू ने मजाक में डेजर्ट शॉप्स के बारे में पूछा। अबेल घबराकर बोला कि उसे मिठाई पसंद नहीं और रायू को उसका बिहेवियर संदिग्ध लगा। फिर भी वो सफर जारी रखे और लॉन शहर पहुंचे, जो गेहूं के खेतों से घिरा था। शहर के गेट पर गार्ड निम्मर ने अबेल को पहचाना और हैरान हुआ, क्योंकि वो लापता बताया गया था। अबेल ने कहा कि बहुत कुछ हुआ और रायू की मदद से वो लौटा।
निम्मर ने रायू का शुक्रिया अदा किया और हाथ मिलाया। अंदर आने पर अबेल ने कहा कि गिल्ड जाएं, जहां रायू की रैंकिंग तुरंत बढ़ सकती है। आमतौर पर नए लोग F रैंक से शुरू करते हैं, लेकिन B रैंक वाले की सिफारिश से D रैंक मिल सकती है। गिल्ड में पहुंचकर सबने अबेल का स्वागत किया जैसे वो सेलिब्रिटी हो। रायू खुश हुआ कि अबेल के इतने लोग परवाह करते हैं और उसे रियूनियन का लुत्फ लेने दिया। बाहर ताजी हवा लेने गया और अचानक एक एल्फ से टकराया। रायू उसके नुकीले कान और खूबसूरत चेहरे को देखता रह गया। एल्फ लड़की भी उसके कपड़ों को देखकर हैरान थी, क्योंकि वो फेरी किंग का कोट था। उसने कहा कि किंग को रायू बहुत पसंद होगा जो ये तोहफा दिया। रायू समझ ही नहीं पाया। लड़की ने कहा कि आज उसे जल्दी है, लेकिन फिर मिलेगी। रियो को उम्मीद है कि वो उसे फिर से कभी मिले। जब एबेल बाहर आता है तो रियो वहीं खड़ा है, हैरान परेशान। एबेल उसे अंदर बुलाता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है, बताते हुए कि रियो ने उसकी जान बचाई। सब रियो का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे ध्यान मिलने से अच्छा लगता है। इसके बाद एबेल रियो को रिसेप्शन पर ले जाता है और वहां से रिक्वेस्ट करता है कि रियो को उसकी सिफारिश पर D रैंक एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करे। रिसेप्शनिस्ट हैरान रह जाती है, क्योंकि एबेल की पार्टी ने पहले कभी किसी को सिफारिश नहीं की। एबेल कहता है कि रियो एक खास केस है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि रियो को अपनी ताकत का सबूत दिखाना होगा, तभी रैंक बढ़ेगी। एबेल कहता है कि वो गिल्ड मास्टर से इस बारे में सीधे बात करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें थोड़ा इंतजार करने को कहती है। थोड़ी देर बाद गिल्ड मास्टर ह्यू ड्रामे के साथ दौड़ता हुआ आता है, क्योंकि उसे पता चला कि एबेल वापस आ गया है। एबेल उसे रियो से मिलवाता है और कहता है कि वो रैंक अप एग्जाम देना चाहता है। ह्यू कहता है कि इसके लिए ताकत टेस्ट करनी होगी। एबेल कहता है कि रियो उससे भी ताकतवर है, जिसे ह्यू को यकीन नहीं होता। अपनी बात साबित करने के लिए एबेल ह्यू को वाइवरन से लिए गए मैजिक स्टोन्स दिखाता है और ह्यू दंग रह जाता है। वो कहता है कि इतने मैजिक स्टोन्स का मतलब है कि उन्होंने वाइवरन शिकार किए जो एक देश को तबाह कर सकते थे। एबेल उसे बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने मालेफिक माउंटेन्स के दक्षिण में वाइवरन का शिकार किया। रियो को लगता है कि शायद इस पर्वत का नाम खास है। ह्यू कहता है कि उसने कभी नहीं सुना कि कोई मालेफिक माउंटेन्स को सुरक्षित पार कर पाया हो। वो कहता है कि ये इतने खतरनाक हैं कि सबसे ऊंचे रैंक के एडवेंचरर भी बिना मजबूत वजह के वहां नहीं जाते। वो यकीन नहीं कर पाता कि रियो और एबेल इतिहास में पहली बार ये करिश्मा कराए। वो तुरंत रियो की रैंक बढ़ाने के लिए राजी हो जाता, बिना किसी टेस्ट के। तभी एबेल की पार्टी कमरे में घुसती है और वे भावुक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो एबेल को कभी नहीं देख पाएंगे। गिल्ड मास्टर उन्हें अपने दोस्त से मिलने देता है, जबकि वो रियो को बाहर रजिस्टर करने ले जाता है। रियो उसके साथ जाता है, लेकिन एबेल उसे कहता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद रिसेप्शन पर इंतजार करे, क्योंकि वो उसे एक खास जगह दिखाना चाहता है। इसके बाद ह्यू रियो को अपने ऑफिस ले जाता है और बताता है कि एबेल की पार्टी क्रिम्सन सोर्ड उनकी सबसे ताकतवर और पॉपुलर पार्टियों में से एक है। रियो को इस बात से कोई हैरानी नहीं होती, बल्कि वो सोचता है कि क्या वो सच में D रैंक का हकदार है। ह्यू कहता है कि उसे एबेल की काबिलियत पता है, लेकिन वो अकेले वाइवरन से नहीं जीत सकता। इससे उसे लगता है कि रियो ने वाइवरन से लड़ाई में अहम रोल प्ले किया, जो उसे D रैंक के लिए क्वालिफाई करता है। तभी रिसेप्शनिस्ट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी सामान लेकर आती है और ह्यू उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास बहुत कागजी काम है। रिसेप्शनिस्ट नेना खुद को पेश करती है और बेसिक इंटरव्यू सवाल पूछने शुरू करती है। वो रियो को बताती है कि रजिस्ट्रेशन के 300 दिन बाद वो गिल्ड लॉजिंग में रह सकता है, लेकिन उसके बाद उसे दूसरी जगह ढूंढनी होगी। फिर वो गिल्ड के नए एडवेंचररों के लिए डंगोनन एक्सप्लोरेशन कोर्स के बारे में बताती है। रायो तुरंत कहता है कि वो कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है। नेना उसे 2 दिन बाद सुबह 9 बजे मीटिंग हॉल में आने को कहती है। रियो को पता चलता है कि यहाँ घड़ियां हैं, जिससे वो हैरान हो जाता है। नेना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करती है और रियो को क्रिस्टल डिवाइस पर हाथ रखने को कहती है। जैसे ही रियो हाथ रखता है, डिवाइस उसकी बायोमेट्रिक्स स्कैन करती है और डेटा को मेटल प्लेट पर अपलोड करती है, जो उसकी गिल्ड कार्ड बन जाती है। नेना रियो को बधाई देती है कि वो आधिकारिक तौर पर गिल्ड में रजिस्टर हो गया। इसके बाद वे ऑफिस से बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद एबेल रियो को शहर की सैर पर ले जाता है और कहता है कि वो उसे कपड़े और एक स्टाफ खरीदना चाहता है, जो उसकी जान बचाने का इनाम है। रियो को कपड़े मिलने में खुशी होती है, लेकिन वो स्टाफ को लेकर कंफ्यूज होता है। एबेल कहता है कि सभी मैजिशियन को स्टाफ चाहिए, लेकिन रियो कहता है कि उसे बिना टूल्स के भी मैजिक यूज करने में दिक्कत नहीं होती।
वो बताता है कि उसे नजदीकी लड़ाई के लिए तलवार भी यूज करनी आती है, तो स्टाफ उसकी ज्यादा मदद नहीं करेगा। एबल को यह सुनकर हैरानी होती है, और जब रियो कहता है कि उसकी छोटी चाकू वही उसकी तलवार है, तो वो और चौंक जाता है। फिर रियो कहता है कि उसे कपड़ों या स्टाफ से ज्यादा इस दुनिया की बेसिक जानकारी चाहिए। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि यहाँ का घंटा, दिन, हफ्ता और महीना पृथ्वी जैसा ही है, और वे मीट्रिक सिस्टम यूज करते हैं। अब रियो को यकीन हो जाता है कि किसी ने लंबे समय पहले पृथ्वी से आकर यहाँ की चीजों को बदला होगा, इसलिए इतनी सारी समानताएं हैं। तभी अबेल दुकान से सामान लेकर वापस आता है और कहता है कि दिन का मेन इवेंट अभी बाकी है। वो रियो को एक बड़े इन पर ले जाता है, जहां गिल्ड के सारे दोस्त उसकी सेफ रिटर्न की पार्टी कर रहे हैं। वे रात भर पार्टी करते हैं और अगली सुबह नैना को रियो को बचाना पड़ता है ताकि वो उसे ठहरने की जगह दिखा सके। वो उसे एक कमरे में ले जाती है जहां पहले से 2 नए एडवेंचरर रहते हैं। भूरे बालों वाला लड़का खुद को नील्स और सुनहरे बालों वाला आइडो कहता है। वे रियो का स्वागत करते हैं और नैना चली जाती है। फिर नील्स नैना की तारीफ करने लगता है। आइडो उसे सपनों में जीने से मना करता है। इसके बाद आइडो रियो से गिल्ड लॉजिंग के बारे में बातें करता है। अचानक नैना वापस आती है और एक और नए एडवेंचरर को लाती है, जो घबराते हुए खुद को एमन कहता है। चारों लड़के जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। कुछ दिन बाद रियो और एमन डंगोनन एक्सप्लोरेशन का कोर्स पूरा करते हैं और उनके टीचर कहते हैं कि दोपहर में वे पहली लेवल पर जाएंगे। एमन थोड़ा नर्वस दिखता है, लेकिन रियो उसे शांत होने को कहता है कि अगर वो अभी तनाव लेगा तो डंगोनन पहुंचते पहुंचते थक जाएगा। टीचर पूछता है कि किसी के पास सवाल है, तो रियो पूछता है कि क्या पहले क्लियर की गई फ्लोर पर इंस्टेंट ट्रैवल का तरीका है। टीचर इस सवाल से प्रभावित होता है क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर ही पूछते हैं। वो कहता है कि दक्षिण में कुछ डंगोनन में चेक पॉइंट्स के बीच इंस्टेंट ट्रैवल की सुविधा है, लेकिन लोन के डंगोनन में ऐसा नहीं है। इसके बाद टीचर सभी स्टूडेंट्स को शहर के बीच में बने डंगोनन की तरफ ले जाता है। वो बताता है कि शहर तो डंगोनन के इर्द गिर्द बना है और हर कुछ साल में डंगोनन में मॉन्स्टर की संख्या अचानक बढ़ जाती है। कभी कभी मॉन्स्टर सतह पर भी आ जाते हैं। वो कहता है कि डंगोनन के चारों ओर की दीवारें आम लोगों को मॉन्स्टर से बचाती हैं, लेकिन नए लोगों को भरोसा दिलाता है कि अभी मॉन्स्टर वेव का खतरा नहीं है। जल्दी ही वे पहली फ्लोर पर पहुंचते हैं, जो एक सेफ जोन है जहां मॉन्स्टर नहीं है। टीचर कहता है कि वे पहली फ्लोर एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन एंट्रेंस के पास ही रहें। रियो और एमन एक टीम बनाते हैं और रियो को मॉन्स्टर आने का एहसास होता है। वो एमन को मॉन्स्टर पर वार करने को कहता है और खुद उसे रोकता है। एमन घबराते हुए तलवार निकालता है। थोड़ी देर बाद एक सोल्जर एंट आता है और रियो उसे किताब से पहचान लेता है। वो एमन को एंट के गले पर वार करने को कहता है और खुद उसे आइस लांस से जमीन पर जकड़ लेता है। रियो पूरी तरह एंट को पकड़ लेता है और एमन आसानी से उसका गला काट देता है, जो उसका पहला शिकार होता है। एमन खुश हो जाता है और रियो एंट का मैजिक स्टोन निकालता है, जो उनकी पहली सफलता की ट्रॉफी होती है। बाद में वे अपने रूममेट्स के साथ डिनर करते हैं, जो उनकी पहली डंगोनन ट्रिप सेलिब्रेट करना चाहते हैं और सोल्जर एंट मारने पर हैरान होते हैं। एमोन कहता है कि उसने सिर्फ आखिरी वार किया, असली काम रियो ने किया जो एंट को रोक कर रखा। वो कहता है कि वो कल फिर डंगोनन जाना चाहता है, लेकिन अकेले जाने से डरता है। रियो उसे साथ चलने की पेशकश करता है क्योंकि वो भी डंगोनन को और एक्सप्लोर करना चाहता है, खासकर इसलिए कि पहली फ्लोर पर मॉन्स्टर मिलना चौंकाने वाला है, जबकि टीचर ने कहा था कि वहां कोई मॉन्स्टर नहीं है। आइडो कहता है कि उसे भी हाल ही में सोल्जर एंट्स के पहले और दूसरी फ्लोर पर आने की बात सुनाई दी और लड़के इसके पीछे की वजह समझ नहीं पाते। तभी एबल वहां आता है और कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सोल्जर एंट्स खुदाई कर सकते हैं। लड़के एबल को इतने करीब देखकर घबरा जाते हैं, जो शहर का मशहूर एडवेंचरर है। रियो अपने दोस्त के साथ वैसा ही फ्रैंक रहता है और फिर एबेल लड़कों से कहता है कि वे उसका ध्यान रखें क्योंकि उसे कॉमन सेंस की कमी है। मिल्स अचानक खड़ा होकर एबेल से मिलता है और कहता है कि वो उसका आइडल है और एक दिन मशहूर एडवेंचरर बनना चाहता है। वो हाथ मिलाने की रिक्वेस्ट करता है और एबेल उसे मेहनत करने को कहता है, लेकिन जिंदा रहना प्राथमिकता रखने की सलाह देता है। रियो पूछता है कि एबेल इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है और वो बताता है कि वो हाल ही में मिशन से लौटा है। तभी उसकी पार्टी आती है और लड़कियां नाराज होती हैं कि वो गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट करने की बजाय यहाँ आया। वो कहता है कि वो सिर्फ कुछ नए लड़कों की मदद कर रहा था, लेकिन लिन कहती है कि शाक के खोए बेटे वॉरेन उसे ले जाए। बड़ा लड़का एबेल को कंधे पर उठा लेता है और वो बच्चे की तरह चिल्लाता है। फिर लिन
रियो की तरफ जलन भरी नजरों से देखने लगती है। रियो थोड़ा नर्वस हो जाता है और पूछता है कि वो क्या चाहती है, लेकिन पुजारी लेया उसे होश में लाती है और रियो से माफी मांगती है। जैसे ही वे चले जाते हैं, आइडो और मिल्स उनके पीछे दीवाने हो जाते हैं, लेकिन रियो को समझ नहीं आता कि इस ग्रुप में इन्हें क्या अच्छा लगता है। उधर लेया लिन से कहती है कि रियो को घूरना सही नहीं था, लेकिन लिन कहती है कि वो सिर्फ उत्सुक थी क्योंकि एबल उसकी मैजिक स्किल्स की तारीफ करता रहता है। लेया मानती है कि उसे भी जिज्ञासा है। एबल कहता है कि जल्दी ही वे रियो की असली काबिलियत देखेंगे। अगले दिन रियो और एमन फिर डंगो एनन जाते हैं और इस बार उन्हें मॉन्स्टर डॉग्स का सामना करना पड़ता है। रियो उन्हें आइस लांस से रोकता है और एमन एक अच्छा तलवारबाज साबित होता है, 2 डॉग्स को मार देता है। ब्रेक लेने के बाद रियो कहता है कि एमन की तलवारबाजी स्टाइल एबल से मिलती है और वो बताता है कि उसका टीचर एक बूढ़ा शख्स कीरा था जिसने राजधानी के बड़े स्कूल से तलवारबाजी सीखी थी। रियो को लगता है कि एबल ने भी उसी स्कूल से सीखा होगा और एमन में ताकतवर बनने की काबिलियत देखता है। एमन को रियो की तलवारबाजी की समझ से हैरानी होती है, जबकि वो मैजिशियन है। रियो बताता है कि उसने एक मेंटर के साथ प्रैक्टिस की, लेकिन अपनी स्टाइल डेवलप की। वो कहता है कि एमन की स्टाइल थकाने वाली है, लेकिन सेफ भी है और उसे स्टैमिना पर काम करना चाहिए। वो बताता है कि एबल सुबह सबसे पहले अपनी स्टाइल प्रैक्टिस करता था, जो दिखाता है कि प्रतिभाशाली लोग भी मेहनत करते हैं। एमन को ये सुनकर प्रेरणा मिलती है और वो मजबूत बनने के लिए मेहनत करने का फैसला करता है, जिससे रियो खुश होता है। अगले दिन रियो लाइब्रेरी जाता है और वो उसकी उम्मीद से कहीं बड़ी होती है। वो मजाक में सोचता है, ये तो वैसा ही है जैसे कोई कहे। फिर वो लाइब्रेरियन से अल्केमी सेक्शन दिखाने को कहता है और वो उसे शुरुआती किताबें दिखाती है, लेकिन ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं कि रियो कंफ्यूज हो जाता है, तो वो बाहर ब्रेक लेने जाता है। अचानक सोलर इक्लिप्स से शहर अंधेरा हो जाता है और रियो बिना प्रोटेक्शन के उसे देखता है, जैसे उसका चाचा जो अब अंधा है। 1 सेकंड बाद उसे कुछ अजीब लगता है और आसपास के सारे लोग गायब हो जाते हैं। माहौल बदल जाता है और फिर उसे पीछे से हमला होने का एहसास होता है। वो तेजी से रिएक्ट करता है और आइस वॉल से पावरफुल फायर ब्लास्ट रोक लेता है। वो सोचता है कि आखिर किसने हमला किया, और एक शानदार डेमन मॉम उसी की तरफ आती दिखती है, जैसे वो GTA 4 से निकली हो। वो इंसान को अपनी जगह देखकर मजे लेना चाहती है और उसे हराने का प्लान बनाती है। रियो समझ जाता है कि वो एक डेमन से लड़ रहा है और उसे यकीन है कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। वो भागना चाहता है, लेकिन लगता है कि इस अजीब जगह से बचना मुमकिन नहीं, तो वो लड़ने का फैसला करता है। वो तुरंत दर्जनों आइस शील्ड्स बनाता है, ठीक पहले डेमन मॉम अटैक करती है। वो उसके मासिव फायर स्टॉर्म को रोक लेता है। डेमन अचानक अटैक चेंज करती है और एक अदृश्य विंड बुलेट फायर करती है जो रियो के शील्ड्स को भेदती है, लेकिन उसका आर्मर उसे बचा लेता है। डेमन समझ नहीं पाती कि इंसानी आर्मर कैसे उसके अटैक को रोक सकता है। फिर वो ध्यान से देखती है और पाती है कि रियो ने फेरी किंग की रोब पहनी है। वो समझ जाती है कि इतना पावरफुल गियर और मैजिक यूज करने वाला मैजिशियन कमाल का होगा, तो वो मैजिक की बजाय तलवार से उसे खत्म करने का फैसला करती है। रियो भी अपनी आइस तलवार निकालता है और उसका अटैक ब्लॉक करता है। वो डिफेंसिव पोजीशन में रहता है क्योंकि डेमन उसे पीछे धकेल रही है, लेकिन वो उससे तेज है और रियो चेहरे पर घातक वार से बाल बाल बचता है। वो काउंटर अटैक के लिए सैकड़ों आइस लांस फायर करता है, लेकिन डेमन उन्हें आसानी से डोड्स कर लेती है। उसे ये नोटिस नहीं कि सोलर इक्लिप्स खत्म होने वाला है और वो समय बर्बाद कर रही है। उधर रियो समझ जाता है कि वो विंड मैजिक से अपनी स्पीड बढ़ा रही है और फिर वो उसे फिनिशिंग ब्लो देने के लिए कूदती है। रियो इसे आसानी से ब्लॉक कर लेता है क्योंकि डेमन तेज है, लेकिन उसके वार उस मास्टर हेडलेस नाइट के मुकाबले कुछ नहीं जिसने उसे ट्रेनिंग दी थी। डेमन प्रभावित होती है और पूछती है कि आखिर वो कौन है जो फेरी किंग की रोब और तलवार रखता है। वो एक फायरबॉल अटैक करती है, लेकिन रियो उसे आइस लांस से कैंसिल कर देता है। इससे डेमन गुस्सा हो जाती है और उसे जल्दी खत्म करने का फैसला करती है क्योंकि लंबी लड़ाई में वो उसके लिए खतरा बन सकता है। वो बेरहमी से अटैक करती है, लेकिन रियो आत्मविश्वास से डिफेंड करता है। उसे काउंटर अटैक का मौका मिलता है और डेमन का बैलेंस बिगड़ जाता है। रियो इसी का इंतजार था और वो सैकड़ों आइस लांस उस पर दाग देता है। डेमन फायर वॉल बनाती है और उसके सारे अटैक निष्क्रिय कर देती है, लेकिन जैसे उनकी तीव्रता बढ़ती है वो रॉक वॉल्स बनाती है। रियो भी अटैक पैटर्न चेंज करता है और हाई प्रेशर वाटर जेट से वॉल काट देता है, जिससे डेमन को चोट लगती है। वो हैरान होती है, लेकिन उसे राहत मिलती है कि रियो ने अंधेरे में अंधाधुंध अटैक किया था। वो किल के लिए आगे बढ़ता है,
लेकिन डेमन उसे रोकने के लिए कूदती है। हवा में टक्कर के दौरान रियो को उसकी घाव भरने की तेजी दिखती है। एक पल के लिए उसका ध्यान भटकता है और डेमन उसे एक इमारत में टकरा देती है। जैसे ही वो उसे फिनिश करने के लिए पावरफुल अटैक तैयार करती है, उसे आसमान से पानी की बूंदें गिरती दिखती हैं। वो हैरान होती है, लेकिन जब एक गर्म बूंद उसके चेहरे को छूती है, जो उबलते पानी से भी गर्म होती है, वो दर्द से चीख पड़ती है। वो खुद को रॉक बॉल में छुपा लेती है और उबलते बारिश खत्म होने का इंतजार करती है। उधर रियो नीचे आता है। अचानक डेमन पावरफुल फ्लेम मैजिक यूज करती है और सब कुछ उड़ा देती है। वो रियो की तरफ धमकती हुई आती है, लेकिन तब तक इक्लिप्स खत्म होने को होता है और उसकी तलवार सूरज की किरणों से गल जाती है। डेमन कहती है कि इस बार लड़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। रियो उसे भगा देने को कहता है। उसे रियो का रूखा रवैया बुरा नहीं लगता और वो खुद को लियोनोर कहती है। पूछती है कि रियो का नाम क्या है। रियो अपना नाम बताता है, हालांकि वो डेमन के बारे में और कुछ जानना नहीं चाहता। लियोनोर को हैरानी होती है कि रियो को डेमन के बारे में पता है और वो सोचती है कि उसे मजे की बजाय उसे मार देना चाहिए था। वो कहती है कि वे भविष्य में फिर लड़ेंगे, लेकिन हो सकता है कि इससे पहले कोई और डेमन उससे भिड़े। वो उसे सलाह देती है कि किसी और से मारा ना जाए, क्योंकि अगली बार वो ज्यादा ताकतवर होगी और उसे खत्म कर देगी। रियो को यह सुनकर झटका लगता है। फिर इक्लिप्स खत्म होता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जैसे लड़ाई हुई ही नहीं। रियो को अजीब लगता है और वो किताबें खरीदने और आराम करने का फैसला करता है। वो पहले बैंक जाता है और वाइवरन मैजिक स्टोन्स बेचकर पैसे निकालता है। फिर हॉस्टल के कमरे में जाता है, लेकिन दोस्त नहीं मिलते। जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसे दोस्तों को कुछ एडवेंचररों के उत्पीड़न में देखता है। मिल्स और आइडो डैन से कहते हैं कि वो कायर है जो उन पर चोट लगने के बाद हमला कर रहा है, लेकिन डैन कहता है कि मॉन्स्टर जब डंगोनन में उन पर हमला करेंगे तो वे भी यही कह सकते हैं। अचानक उसके गुंडे बेहोश हो जाते हैं क्योंकि रियो ने पीछे से अटैक किया। वो डैन से कहता है कि वो सही कह रहा है, लेकिन उसे अपनी सलाह खुद सुननी चाहिए। वो पूछता है कि क्या अब वो भागने को तैयार है। डैन तुरंत पंच मारने दौड़ता है, लेकिन रियो आसानी से हट जाता है और तलवार के हैंडल से उसकी पेट में मारता है, जिससे वो सुबह का नाश्ता उगल देता है। फिर रियो अपने दोस्तों को ठीक करता है और कहता है कि उन्हें स्टैमिना बढ़ाना चाहिए ताकि अगली बार कोई उन्हें अचानक न पकड़ सके। लेकिन पहले वो कहता है कि सबको आराम करना चाहिए। वे पब्लिक बाथ में जाते हैं, जहां पुजारी रियो के विंड बुलेट के घाव को ठीक करता है। सबको हैरानी होती है कि आखिर कौन रियो को चोट पहुंचा सकता है जो इतना ताकतवर है, और वो अभी डेमन के बारे में नहीं बताता क्योंकि आराम पहले है। थोड़ी देर बाद एमन मिल्स और आइडो डंगोनन जाने लगते हैं। नील्स मिल्स और एमन गॉब्लिन्स से लड़ते हैं, जबकि आइडो पीछे रहकर उनकी मदद और इलाज करता है। मिल्स गॉब्लिन्स के मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करता है, जबकि आइडो एमन को ठीक करता है, और वे बात करते हैं कि गॉब्लिन्स से मिलना कितना खतरनाक था। मिल्स कहता है कि अब रुकना चाहिए क्योंकि आगे बढ़ना रिस्की होगा। आइडो भी मानता है क्योंकि चौथी फ्लोर पर गॉब्लिन आर्चर मिलना अजीब है। एमन ज्यादा मॉन्स्टर मारकर पैसा कमाना चाहता है, लेकिन नील्स को एबल की सलाह याद आती है कि जिंदगी को छोटी मोटी चीजों के लिए रिस्क में न डालें। आखिर में वे सतह पर लौट आते हैं, जो दिन का सबसे बड़ा बचाव होता है, क्योंकि नीचे कुछ फ्लोर पर एक ग्रुप एडवेंचरर को एक बड़े और ताकतवर मॉन्स्टर ने खत्म कर दिया। सतह पर रियो सोचता है कि लियोनोर का मैजिक बाहर की दुनिया का था, लेकिन उसकी कास्टिंग स्पीड उसके बराबर थी। वो अपनी ताकत बढ़ाने और कमजोरियों को हटाने का फैसला करता है, जो उसे याद दिलाता है कि कल लियोनोर की स्पीड से वो नहीं टिक पाया था। वो उसकी विंड मैजिक से जलन महसूस करता है, लेकिन चूंकि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो जलन छोड़ देता है और अपने तरीके ढूंढने की सोचता है। उसे लगता है कि वाटर जेट से खुद को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि वो इससे पहले पानी में ऐसा कर चुका है, लेकिन जमीन पर काम होगा या नहीं, ये नहीं जानता। वो अपने सामने आइस प्लेटफॉर्म बनाता है और पीठ के सारे पॉइंट्स से छोटे वाटर जेट्स यूज करता है, लेकिन वो सिर्फ एक बूढ़ी दादी की रफ्तार से चलता है। रियो को नतीजे से निराशा होती है, लेकिन वो इसे वर्क इन प्रोग्रेस कहता है। फिर वो लाइब्रेरी जाता है ताकि डेमन और अल्केमी के बारे में और सीख सके। उसी वक्त एबल की पार्टी की जादूगरनी लिन भी लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है। वो एक ऐसे स्पेल की तलाश में है जो आइस वॉल से गॉलम्स को कुचल सके, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उसे खुशी होती है क्योंकि वो सोचती है कि रियो एक धोखेबाज है जिसने एबल को बेवकूफ बनाया, और सिर्फ सबसे ताकतवर जादूगर ही ऐसा कर सकता है। जैसे ही वो किताब शेल्फ पर रखती है, उसे एल्फ गर्ल सैरा दिखती है। दोनों लड़कियां एक दूसरे से मिलती हैं और छोटी मोटी बातें करती हैं, लेकिन सैरा को याद आता है कि उसे अपनी ग्रुप में लौटना है।
उधर एमन और बाकी लोग गिल्ड लौटते हैं और नील्स नेना को देखकर घबराकर हकलाने लगता है। आइडो उसे सिर पर चोट मारता है और नेना को बताता है कि उन्हें 5वीं फ्लोर पर गॉब्लिन आर्चर मिले, जो अजीब है, इसलिए वे जल्दी रिपोर्ट करने आए। नेना मैजिक स्टोन्स चेक करती है और गिल्ड मास्टर को खबर देने दौड़ती है। वो लड़कों का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने इतनी अहम जानकारी दी। ह्यू को यह सुनकर गुस्सा आता है कि गॉब्लिन्स, जो 10वीं फ्लोर से नीचे के मॉन्स्टर हैं, 5वीं फ्लोर पर मिले। वो सोचता है कि यह किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकता है और नीना से बी रैंक और ऊपर की पार्टियों को तुरंत बुलाने को कहता है। नीना बताती है कि शहर में अभी सिर्फ 2 हाई रैंक वाली पार्टियां हैं, एबल की क्रिम्सन सोर्ड और व्हाइट ब्रिगेड। जल्दी ही एबल और उसकी पार्टी ह्यू के ऑफिस पहुंचती है और एबल को बुरा लगता है कि उसे व्हाइट ब्रिगेड के साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि उसे उनका लीडर पसंद नहीं। लड़कियां उसे कमजोर कहती हैं और वो शांत होकर ऑफिस में जाता है। व्हाइट ब्रिगेड के लीडर फेल्प्स पहले से वहां हैं और एबल को उनका चेहरा देखकर गुस्सा आने से रोकना पड़ता है। जैसे ही दोनों बैठते हैं, ह्यूग बताता है कि 5वीं फ्लोर पर गॉब्लिन्स मिले और ये जानकारी पूरी तरह भरोसेमंद है। वो कहता है कि क्रिम्सन सोर्ड और व्हाइट ब्रिगेड को डंगोयन में जाकर जांच करनी होगी कि कोई मॉन्स्टर आउटब्रेक तो नहीं है। वो बताता है कि आखिरी आउटब्रेक 10 साल पहले हुआ था और हालांकि अभी वक्त कम है, फिर भी ऐसा हो सकता है। वो उन्हें 100 गोल्ड कॉइन्स का एडवांस और मिशन पूरा होने पर 200 गोल्ड कॉइन्स ऑफर करता है, लेकिन एबल पूछता है कि क्या उन्हें सिर्फ जांच करनी है। ह्यू हाँ कहता है और फेल्प्स पूछता है कि अगर आउटब्रेक शुरू हो गया तो क्या करना है। गिल्ड मास्टर कहता है कि वे तुरंत सतह पर लौट आएं, क्योंकि वे डंगोनन के चारों ओर की दीवारें बंद कर देंगे और नाइट्स की मदद से मॉन्स्टर से निपटेंगे। वो बताता है कि उसने पहले से लॉर्ड और नाइट्स हेडक्वार्टर को खबर कर दी है, क्योंकि अगर सच में आउटब्रेक है तो पूरी तैयारी चाहिए। वो दोनों पार्टियों से पूछता है कि क्या वे मिशन स्वीकार करते हैं और वे तुरंत हाँ कह देते हैं। अगले दिन रियो नॉर्दर्न लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार होता है जब तक उसके रूममेट्स जागते हैं। वो उन्हें बताता है कि वो अल्केमी के बारे में और सीखना चाहता है और सुना है कि नॉर्दर्न लाइब्रेरी में एडवांस टॉपिक्स की किताबें हैं। आइडो कहता है कि ये सच है और डैंक और ऊपर के एडवेंचरर ही नॉर्दर्न लाइब्रेरी जा सकते हैं। एमन कहता है कि उसे फोरबिडन बुक्स की अफवाहें भी सुनाई दी। रियो को यह सुनकर एक्साइटमेंट होता है, लेकिन आइडो कहता है कि बी रैंक एडवेंचरर बनने के बाद ही वो उन्हें पढ़ सकता है। लड़के उसे ज्ञान की खोज के लिए शुभकामनाएं देते हैं और खुद डंगोनन रेड के लिए तैयार होने लगते हैं। रियो जल्दी ही नॉर्दर्न लाइब्रेरी पहुंचता है और उसे जगह का माहौल पसंद आता है। वो किताबें ढूंढने लगता है और सोचता है कि अगर वो डेमन के बारे में पूछेगा तो लोग घबरा जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो पहली फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ता है, उसे एल्फ गर्ल सैरा दिखती है और वो उससे प्रभावित हो जाता है। उधर ह्यू और 2 हाई रैंक वाली पार्टियां डंगोनन के गेट पर पहुंचती हैं। जैसे ही वे दरवाजा खोलने वाले होते हैं, एबल ह्यू को रोकता है क्योंकि उसकी इंस्टिंक्ट उसे कुछ गलत होने का एहसास कराती है। वो लिन से विंड मैजिक यूज कर पहली फ्लोर को स्कैन करने को कहता है और वो तुरंत सैकड़ों मॉन्स्टर गेट के सामने पाती है। सबके होश उड़ जाते हैं। ह्यूग सुनकर घबरा जाता है क्योंकि ये साबित हो जाता है कि बड़ा मॉन्स्टर आउटब्रेक शुरू हो चुका है। ह्यूग सबको पीछे हटने और नाइट्स ऑफ गिल्ड से संपर्क करने का आदेश देता है। गिल्ड में मिल्स और बाकी लोग नोटिस देखते हैं कि डंगोनन बंद कर दिया गया है और उन्हें लगता है कि ये गॉब्लिन आर्चर्स की वजह से हुआ। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि मॉन्स्टर आउटब्रेक शुरू हो गया है। सभी एडवेंचर्स को डंगोनन के चारों ओर की दीवारों पर जाकर मॉन्स्टर्स को रोकना है। दूसरी ओर रियो और सारा एक दूसरे को घूर रहे थे जब ये सब हो रहा था। फिर सारा आखिरकार कहती है कि हम फिर मिले। वे एक दूसरे से परिचय कराते हैं और फिर सारा पूछती हैं कि क्या रियो कुछ खास ढूंढ रहा है। रियो लगभग बोल ही देता है कि वो डेमन्स की तलाश में है, लेकिन जल्दी से टॉपिक बदल देता है और कहता है कि वो एल्केमी सीखना चाहता है ताकि गोलेम्स बना सके। सारा उसकी महत्वाकांक्षा से प्रभावित होती है क्योंकि गोलेम्स बनाना आसान नहीं है, लेकिन वो बताती है कि इसके लिए कोई खास किताबें नहीं हैं। फिर भी वो रियो को अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि वो लाइब्रेरी के बारे में लगभग सब कुछ जानती है और बता सकती है कि कौन सी किताबें सबसे ज्यादा मदद करेंगी। वे रास्ते में किताबों और एडवेंचरिंग के बारे में बातें करते हैं और सारा खुलासा करती है कि वो विंड नाम की बी रैंक एडवेंचर पार्टी की इकलौती मेंबर है। रियो कहता है कि एक दोस्त ने उसे बताया था कि शहर में सिर्फ एक एल्फ है और सारा बताती है कि एल्फ्स इंसानों के साथ नहीं मिलते, लेकिन वो अजीबोगरीब है। दूसरी ओर शहर के सारे एडवेंचर्स
डंगोन की दीवारों पर पहुंच गए हैं और जल्दी ही मॉन्स्टर्स भारी गेट तोड़ देते हैं। ह्यूग सबको जादू और तीरों से हमला करने का आदेश देता है, जिससे गॉब्लिन आर्मी के खिलाफ भयंकर जंग शुरू हो जाती है। नाइट्स भी जल्दी ही शामिल हो जाते हैं और स्थिति काबू में लगती है, लेकिन ह्यूग चिंतित है क्योंकि पिछले आउटब्रेक से ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। इसी बीच अबेल की पार्टी के तीर खत्म हो जाते हैं। तभी नील्स एक बैरल तीर और ह्यूग का मैसेज लेकर आता है कि उनकी पार्टी को बॉस मॉन्स्टर को हराना है। मॉब्स की लहर खत्म होने के बाद ज्यादातर गॉब्लिन्स ढेर हो जाते हैं और ह्यूग अबेल और फेल्प्स को अपनी पार्टियों के साथ जंग में कूदने का आदेश देता है। वे दीवार से नीचे कूदते हैं और लिम विंड मैजिक से उनकी लैंडिंग को धीमा करता है। वे आगे बढ़ते हैं, बचे हुए गॉब्लिन्स को जल्दी खत्म करते हैं और फिर दरवाजे के पास रुककर बॉस का इंतजार करते हैं। जल्दी ही एक गॉब्लिन जनरल बाहर आता है और वे सोचते हैं कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद 2 और गॉब्लिन जनरल्स बाहर आते हैं और अबेल को एहसास होता है कि वे एक गॉब्लिन किंग से निपट रहे हैं। वो कहता है कि गॉब्लिन जनरल्स को गॉब्लिन किंग आने से पहले खत्म करना होगा, वरना वे बहुत मजबूत हो जाएंगे। वो फैसला करता है कि वो और फेल्प्स एक एक किंग को हैंडल करेंगे, जबकि लिन और लिया बाकी एक को लेंगी। वे जनरल्स से लड़ाई शुरू करते हैं और अबेल अपने दुश्मन के हाथ काट देता है, लेकिन तभी उसे गॉब्लिन किंग एंट्रेंस पर दिखाई देता है और वो सबको नीचे गिरने को चिल्लाता है। अगले ही पल डंगोन से एक ताकतवर विंड स्लैश निकलता है जो गॉब्लिन जनरल्स को एक झटके में मार देता है। सब गॉब्लिन किंग की ताकत और क्रूरता से हैरान हैं, लेकिन अबेल और फेल्प्स जानते हैं कि सिर्फ वही इससे लड़ सकते हैं। वे मिलकर गॉब्लिन किंग पर हमला करते हैं, लेकिन उनके हथियार उसकी आर्मर को भेद नहीं पाते। अचानक अबेल सीधे गॉब्लिन किंग की ओर दौड़ता है और अपनी स्किल से भूत बन जाता है ताकि वो उसका वार टाल सके। वो उसके करीब पहुंचता है और अपनी कॉम्बैट स्किल से उसके दिल को भेदने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। गॉब्लिन किंग उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अबेल लिन को उसे खत्म करने का आदेश देता है और फिर गायब हो जाता है। लिन के विंड स्पीयर्स उससे होकर गुजरते हैं और गॉब्लिन किंग को गिरा देते हैं। सब राहत की सांस लेते हैं कि आखिरकार जीत गए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि डंगोनन में कुछ और खतरनाक है। उसी दिन बाद में रियो गिल्ड लौटता है और पाता है कि सब असामान्य रूप से उत्साहित हैं, जबकि ह्यूग कागजों के ढेर में दबा हुआ है। वो अपने ऑफिस में नाराज है क्योंकि उसे लोकल लॉर्ड और नाइट कमांडर को मॉन्स्टर आउटब्रेक की जानकारी देनी है, फिर एडवेंचर्स को फीस चुकानी है। उसे सभी एडवेंचर्स के प्रदर्शन का आकलन करना है, रॉयल कैपिटल को इनवॉइस भेजकर फंड लेने हैं और क्षतिग्रस्त सुविधाओं की मरम्मत की योजना बनानी है, वो भी अपनी नियमित नौकरी के साथ। बस एक राहत यह है कि डंगोनन 1 महीने के लिए बंद हो रहा है, लेकिन ह्यूग जानता है कि इससे और परेशानियां आएंगी। उधर रियो अपने दोस्तों से सीखता है कि डंगोनन में मॉन्स्टर आउटब्रेक हुआ था और टॉप 2 पार्टियों ने उसे संभाल लिया। यही उत्सव का कारण है। रियो सोचता है कि ये अच्छा कारण है। मिल्स अबेल की स्किल्स की तारीफ करने लगता है। ईडो बताता है कि लिन ने फिनिशिंग ब्लो बुलेट ट्रेन से मारा, जो हाई लेवल विंड मैजिक है। अमोन कहता है कि अबेल ने बिना हिले डुले उस अटैक को डोड किया। वो सोचता है कि ये कैसे हुआ। तभी अबेल वहां आता है और कहता है कि उसने परफेक्ट शैडो नाम की तलवार स्किल यूज की, जो सभी रेंज्ड अटैक से बचाती है। मिल्स और बाकी लोग अबेल को देखकर फैन बॉइंग करने लगते हैं और वो भी उनकी मदद की तारीफ करता है। उधर रियो परफेक्ट शैडो स्किल के बारे में सोचता रहता है और कहता है कि जिसने इसे नाम दिया वो जीनियस रहा होगा। तभी लिन और लिया वहां अबेल को ढूंढते हुए आती हैं और कहती हैं कि उन्हें पता था वो रियो के साथ होगा। रियो को उनके मीठे शब्दों के पीछे दुश्मनी का एहसास होता है, लेकिन अचानक लिन पूछती है कि क्या रियो सच में आइस वॉल बना सकता है। वो हाँ कहता है कि उसकी लिमिट 40 मीटर एज का क्यूब है और लिन यकीन नहीं कर पाती। रियो बताता है कि इसे सीखना और मास्टर करना आसान नहीं था, लेकिन उसने समहाउ कर लिया। वो पूछती है कि क्या ये ओरिजिनल स्पेल है, लेकिन रियो को ये मतलब भी नहीं पता। लिन कहती है कि ये बेसिक नॉलेज है कि ज्यादातर स्पेल्स इनकैंटेशन से कास्ट होते हैं, लेकिन रियो कहता है कि वो मानता है कि इनकैंटेशन सिर्फ पसंद की बात है। लिन समझ ही नहीं पाती कि वो क्या कह रहा है, लेकिन पूछने से पहले नील्स रियो को बताता है कि खाना ठंडा हो रहा है और वो फूड काउंटर की ओर दौड़ पड़ता है। लिन कंफ्यूज्ड है और अबेल उसे बताता है कि रियो सोचता है कि इनकैंटेशन सिर्फ कूल लगने के लिए हैं और वो बिना उनको यूज किए मैजिक कर सकता है, जो लिन के लिए सबसे अजीब बात है। इसके बाद गिल्ड में जॉब्स कम हो जाते हैं। नील्स और उसका दोस्त खाली नोटिस बोर्ड देखते हैं क्योंकि जॉब्स उनकी आने से पहले ही ले लिए गए।
तभी रियो भी वहां आता है और उसे पता चलता है कि डंगोनन के अस्थायी बंद होने से जॉब मार्केट में दिक्कत हो रही है। लड़के पूछते हैं कि क्या वो भी किसी क्वेस्ट के लिए आया है। रियो कहता है कि उसे अपनी एल्केमी एक्सपेरिमेंट्स के लिए मैजिक कॉपर ओर चाहिए। वे हैरान हो जाते हैं क्योंकि मैजिक ओर बहुत महंगा है, लेकिन उन्हें पता है कि रियो बहुत अमीर है तो उसे फर्क नहीं पड़ता। उधर वे जॉब की तलाश में जूझ रहे हैं। रियो अपने दोस्तों की मदद करने का फैसला करता है और कहता है कि वो उन्हें मैजिक कॉपर और माइन करने का जॉब देगा। मिल्स बताता है कि शहर के पास एक बंद खदान है और रियो खुश हो जाता है। वो लड़कों को बताता है कि वो उन्हें जॉब के लिए 4 गोल्ड कॉइन्स देगा और हर टुकड़े के लिए 25 गोल्ड कॉइन्स देगा, बस शर्त यह है कि सभी सुरक्षित घर लौटें। लड़के इस ऑफर से खुश हो जाते हैं क्योंकि एक साल में नॉर्मल जॉब से इतना नहीं मिलता। वे पूछते हैं कि क्या रियो इतना खर्च कर सकता है और वो कहता है कि यह मार्केट रेट से सस्ता है। वे खुशी खुशी जॉब के लिए निकल पड़ते हैं और रियो अपने कमरे में लौटता है, लेकिन तभी उसे सड़क से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि कुछ नाइट्स एक औरत को अपने साथ ले जा रहे हैं और एक एडवेंचर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। रियो देखता है कि ड्रामा बढ़ता जा रहा है क्योंकि नाइट्स औरत को घसीटते हैं और एडवेंचर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है। इससे एक नाइट गुस्सा हो जाता है और वो अपनी तलवार निकालकर एडवेंचर को सबक सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो वॉर करने जा रहा होता है वो फिसल कर गिर जाता है, जबकि वहां कुछ भी फिसलन वाला नहीं था। वो एडवेंचर से पूछता है कि उसने क्या किया और वो मजाक में कहता है कि शायद जॉन सीना ने उसे ट्रिप कराया। इससे नाइट और गुस्सा हो जाता है, लेकिन उठते ही फिर गिर जाता है। तभी फेल्प्स वहां आता है और नाइट्स से कहता है कि अगर वे सजा नहीं चाहते तो पीछे हट जाएं। वे पूछते हैं कि एक मामूली एडवेंचर कैसे इतनी हिम्मत से बात कर सकता है, और फेल्प्स कहता है कि वो सिर्फ एडवेंचर नहीं बल्कि हाइनेलाइन फैमिली का नोबल भी है। एक नाइट को याद आता है कि ये वही फैमिली है जहां से रॉयल नाइट्स का पिछला कमांडर था, और फेल्प्स कहता है कि वो उसके पापा हैं। वो नाइट्स से कहता है कि वे नाइट्स की इज्जत को शर्मिंदा न करें, और वे तुरंत भाग जाते हैं। फेल्प्स एडवेंचर की हिम्मत की तारीफ करता है और उसे औरत को उसके दोस्तों तक पहुंचाने को कहता है। जैसे ही वे चले जाते हैं वो रियो की खिड़की की ओर मुड़ता है जो उसे ग्रीट करता है। फेल्प्स खुद को व्हाइट ब्रिगेड पार्टी का लीडर बताता है और कहता है कि उसे रियो की कमाल की मैजिक के बारे में अबेल से सुना है। रियो घबरा जाता है सोचकर कि कहीं फेल्प्स ने उसे नाइट को फिसलाने की मैजिक देखी तो नहीं, लेकिन फेल्प्स कहता है कि वो सिर्फ अबेल की बातों की वजह से कह रहा है। जैसे ही वे बात शुरू करते हैं फेल्प्स का सेक्रेटरी उसे लेने आता है और रियो को लगता है कि दोनों बहुत ताकतवर हैं। बाद में वो अकेले डिनर करता है और अबेल उसके पास आकर बैठता है। वो कहता है कि इन दिनों रियो को अकेले देखना रेयर है और रियो भी यही कहता है। वो रियो को एक सीक्रेट बताने का फैसला करता है क्योंकि उसे उसकी मदद चाहिए, और जल्दी ही वे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं। वहां अबेल खुलासा करता है कि नाइट्स का कप्तान उसका दोस्त है और उसने उसे उन परेशानी वाले नाइट्स को वापस लाने को कहा है जो मजे करने भाग गए हैं। रियो को अब समझ आता है, लेकिन अचानक उसे कुछ शकदार मास्क्ड एडवेंचर्स दिखते हैं। वो अबेल का ध्यान उनकी ओर लाता है और कहता है कि उसने इन्हें वेलकम पार्टी में भी नहीं देखा। अबेल कहता है कि डंगोनन की वजह से ट्रैवलिंग एडवेंचर्स बहुत आते हैं, लेकिन रियो कहता है कि अभी डंगोनन बंद है। एडवेंचर्स उन्हें भी नोटिस कर लेते हैं और तुरंत उन्हें ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं। रियो और अबेल जानबूझकर उनके पीछे चलते हैं, लेकिन जैसे ही बदमाश उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं रियो भारी आइस स्टोन से उन्हें नॉकआउट कर देता है। अबेल एक एल्केमी टूल उठाता है जो वे छोड़ गए थे और रियो उसे चाहता है, लेकिन अबेल कहता है कि ये साफ है। वो बदमाशों को बांधता है और पता चलता है कि ये दूसरे देश के सी रैंक एडवेंचर्स हैं। अबेल शहर के गार्ड्स को इनके बारे में बताने और परेशानी वाले नाइट्स को ढूंढने की अपनी मिशन को फिर शुरू करने का फैसला करता है। उसे नहीं पता कि वे फेल्प्स से बदला लेने की योजना बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही वे फेल्प्स पर हमला करने की कोशिश करते हैं सेक्रेटरी पहले ही उन्हें पॉइजन नीडल्स से पैरालाइज्ड कर देती है। फिर वो फायर स्पेल कास्ट करती है जिससे नाइट्स इतने जल जाते हैं कि उनकी राख भी नहीं बचती। अगले दिन कैपिटल से एक रिसर्च टीम डंगोनन का अध्ययन करने आती है और ह्यूग तुरंत उनके लीडर क्लाइव से बहस शुरू कर देता है क्योंकि उसकी अनाप शनाप मांगे हैं। वो चाहता है कि लॉन शहर उनकी पूरी टीम के लिए खाना और सप्लाई दे, जबकि वहां पहले से कमी है, और वो डंगोनन भी खोलना चाहता है। ह्यूग कहता है कि आउटब्रेक के बाद डंगोनन खोलना बेवकूफ़ी है, लेकिन क्लाइव कहता है कि उसे डंगोनन एक्सप्लोरेशन के नए मंत्री से पूरी इजाजत है। दोनों में टक्कर लग जाती है और बहस खत्म होने का नाम नहीं लेती।
तो बुद्धिमान ओल्ड मैज अपने बीच आता है। वो ह्यूग से कहता है कि अगली बार फूड की बात करेंगे, इस बार शहर उन्हें समायोजित कर सकता है। डंगोनन खोलने के लिए क्लाइव कहता है कि ह्यूग के पास कोई चारा नहीं, लेकिन वो अपनी शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर डंगोनन खोलने से शहर या उसके लोग नुकसान में आए तो ये मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी। क्लाइव गुस्सा हो जाता है, लेकिन ह्यूग साफ कर देता है कि वो गेट नहीं खोलेगा जब तक वो मान नहीं जाता। ओल्ड मैज क्लाइव को शर्त मानने के लिए मनाता है और कहता है कि वे इस मिशन के लिए कुछ स्किल्ड एडवेंचर्स को गार्ड्स के तौर पर हायर करेंगे। उधर रियो अबेल और उसकी पार्टी के ठहरने वाले इनमें जाता है ताकि देखे कि क्या वहां का खाना गिल्ड लॉजिंग से बेहतर है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाला होता है, एक लड़की दरवाजे से बाहर निकलती है और उसे एडवेंचर गिल्ड ले जाने को कहती है, क्योंकि उसे एक जरूरी मैसेज देना है। रियो बहुत भूखा है, लेकिन वो लड़की की मदद करने का फैसला करता है, जो मैसेज अबेल को देती है। ये रॉयल कैपिटल से उसके टीचर ने भेजा है, जिसमें डंगोनन एक्सप्लोर करने वाली रिसर्च टीम की मदद करने को कहा गया है। अबेल इसे लेकर अनिश्चित है, क्योंकि कई साल पहले एक पावरफुल ए रैंक पार्टी ने आउटब्रेक के बाद डंगोनन में प्रवेश किया था और वापस नहीं लौटी। रियो उसे सलाह देता है कि वो रिक्वेस्ट ठुकरा दे और वो लंच करने के लिए इनकी ओर लौट जाता है। उधर लड़की खुद को नताली बताती है, जो एक नौसिखिया मैज है और मशहूर वाटर मैजिक यूजर्स फैमिली से है। लीन तुरंत पूछती है कि क्या उसे हवा में आइस वॉल बनाने का स्पेल पता है, और वो कहती है कि नहीं, वो तो अभी मैजिक सीखना शुरू कर रही है। नताली पूछती है कि क्या कोई ऐसा कर सकता है, और वे उसे बताते हैं कि उसे यहाँ लाने वाला लड़का ऐसा कर सकता है। वो हैरान हो जाती है और अबेल फिर से रियो की तारीफ करने लगता है। वो अपनी पार्टी के मेंबर्स को आदेश देता है कि वे कभी भी रियो से न लड़ें, क्योंकि मिलकर भी वे उसे हरा नहीं सकते। वो नताली को बताता है कि अगर उसे मदद चाहिए और वो उन्हें न पा सके तो तुरंत रियो के पास जाए। अगले दिन रिसर्च टीम डंगोनन में जाने की तैयारी करती है। आखिरकार अबेल रिक्वेस्ट मान लेता है। वो ओल्ड मैज को पहले से जानता है और वे माना डिटेक्टर टूल के बारे में बात करते हैं, जो डंगोनन से माना सिग्नल्स को बाहर कैंप में एनालिसिस टीम तक भेजता है। 3 दिन बाद टीम डंगोनन के 7वें फ्लोर तक पहुंचती है, लेकिन कुछ असामान्य नहीं मिलता। लेकिन क्लाइव और उसकी रॉयल एकेडमी की टीम जल्दी में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है और अबेल सोचता है कि ऐसे घमंडी लोगों से पंगा नहीं लेना। उसी समय बाहर लोअर रैंक के एडवेंचर्स को डंगोनन में हो रही चीजों और लेने लायक जॉब्स की अपडेट मिलती है। हालांकि ये अभी उनके लिए बंद है, रियो के मन में एक सवाल है और वो ह्यूग से पूछता है कि आउटब्रेक के मॉन्स्टर्स से मिले मैजिक स्टोन्स का रंग क्या था। ह्यूग कहता है कि यह शानदार सवाल है, क्योंकि सभी गॉब्लिन्स ने येलो मैजिक स्टोन्स ड्रॉप किए, जबकि इन्हें ग्रीन होना चाहिए था। उधर क्लाइव और उसकी टीम अचानक डंगोनन में एक शकदार गेट से टकराती है, जो अजीब एनर्जी रीडिंग दे रहा है। वे सोचते हैं कि ये किसी दूर जगह जाने वाला पोर्टल हो सकता है, तो वे इसके चारों ओर अपना इक्विपमेंट सेट करते हैं। लेकिन जैसे ही वे गेट को छूने की कोशिश करते हैं, सब अचानक गायब हो जाते हैं। नताली, जो रीडिंग्स ले रही थी, हैरान रह जाती है, क्योंकि रीडिंग्स भी गायब होने के साथ ही रुक जाती हैं। लकीली सब एक ही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और अबेल अपनी टीम की सेफ्टी चेक करता है, फिर सीनियर मैच से मिलता है। क्लाइव दूसरी ओर अपने आदमियों को उस अजीब घास के मैदान की जांच करने का आदेश देता है, लेकिन सावधान रहने को कहता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि यहाँ क्या खतरा है। उसका दाहिना हाथ आकर पूछता है कि अब क्या करना है। क्लाइव को भी नहीं पता, लेकिन कम से कम उसका थ्योरी कि मॉन्स्टर्स 30वें फ्लोर से आए गलत साबित हो गया। वो अब समझता है कि मॉन्स्टर्स इस अजीब जगह से आए जो गेट के पार है। वो सोचता है कि यह बड़ी खोज है और इससे वो जल्दी ही मंत्री बन सकता है। जैसे ही वो मुस्कुराता है, दूसरा रिसर्चर कुछ आकृतियों की ओर इशारा करता है जो क्रीपी पोकेमॉन्स जैसे लगते हैं। उधर नताली और डाटा कलेक्शन टीम सिग्नल खोने से चिंतित हैं। अचानक सिग्नल वापस आता है और बताता है कि एक्सप्लोरेशन टीम 40वें फ्लोर पर है, लेकिन फिर गायब हो जाता है। तभी एक शख्स क्रिस्टोफर वहां आता है और खुद को मैजिक कॉलेज का प्रतिनिधि बताता है। वो एकेडमी के रिसर्चर्स से पूछता है कि उन्होंने क्या पाया और उनसे साझा करने को कहता है, भले ही उनके संगठन प्रतिद्वंदी हैं। वो कहता है कि कुछ मिनट पहले डंगोनन में घुसने वाले लोग गायब हो गए और अगर उन्होंने इसका हल नहीं निकाला तो देर हो सकती है। रिसर्चर्स हैरान हैं और क्रिस्टोफर बताता है कि उसने कुछ एडवेंचर्स को डंगोनन में भेजा था, लेकिन जैसे ही वो उनके पीछे सीढ़ियों पर चढ़ा, सब अचानक गायब हो गए। रिसर्चर्स को सुनकर झटका लगता है और उनका लीडर वेरीफाई करता है कि उनके साथ भी कुछ मिनट पहले ऐसा ही हुआ था।
फिर सिग्नल थोड़ी देर के लिए आया था और वे 40वें फ्लोर पर थे। क्रिस्टोफर हैरान है क्योंकि इस डंगोनन में 38वें फ्लोर से आगे कोई नहीं पहुंचा। वो जानता है कि बी रैंक पार्टी भी 30वें फ्लोर के बाद जूझती है। रिसर्चर्स उसे अबेल की पार्टी के बारे में बताते हैं जो उनकी गार्ड कर रही है। क्रिस्टोफर कहता है कि उसने गिल्ड मास्टर को मैसेज भेजकर मदद मांगी है, लेकिन नताली घबरा जाती है, सोचकर कि शायद कोई इस स्थिति को हल नहीं कर पाएगा। ऐसे में उसकी उम्मीद सिर्फ रियो पर है क्योंकि अबेल ने उसे ऐसा करने को कहा था। वो तुरंत रियो को ढूंढने दौड़ पड़ती है। सब कंफ्यूज्ड रह जाते हैं। उधर रिसर्च टीम के गायब होने की खबर ह्यूग तक पहुंचती है, जो घबरा जाता है। वो तुरंत डंगोनन एंट्रेंस की ओर चल पड़ता है और रिसेप्शनिस्ट को सबको स्टैंड बाय पर रखने को कहता है, लेकिन कुछ बताने से मना करता है जब तक वो अपनी आंखों से स्थिति चेक नहीं कर लेता। उधर रियो लाइब्रेरी में घूम रहा है और कोई मददगार किताब नहीं मिल रही। जैसे ही वो पहली मंजिल पर चढ़ता है, मन ही मन सोचता है कि काश सारा जैसी एल्फ फिर दिखे, और ब्रह्मांड उसकी सुन लेता है क्योंकि सारा किताबें वापस करते हुए उसे देख लेती हैं। रियो उत्साहित होकर उसके पास जाता है। बातचीत शुरू होती है और वो बताता है कि वो पिछले सोलर इक्लिप्स और मॉन्स्टर आउटब्रेक के रिकॉर्ड्स की तुलना करना चाहता है। सारा कहती है कि उसे पता है ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं और रियो को अपने साथ चलने को कहती है। रास्ते में सारा रियो की थ्योरी के बारे में जानती है कि सोलर इक्लिप्स और मॉन्स्टर आउटब्रेक जुड़े हैं। वो मानती है कि रियो सही है। उसने काफी लंबा जीवन जिया है और देखा है कि हर डंगोनन आउटब्रेक से पहले सोलर इक्लिप्स होता है, लेकिन उसने ऐसा टोटल सोलर इक्लिप्स कभी नहीं देखा जैसा 2 दिन पहले हुआ। वो कहती है कि उसने पहले भी इस टॉपिक पर रिसर्च की थी, लेकिन उसे आश्चर्य है कि रियो को यह कनेक्शन कैसे सूझा। रियो नर्वस हो जाता है क्योंकि वो उसे नहीं बता सकता कि इक्लिप्स के बीच उसने एक डेमन से लड़ाई की थी। तो वो टॉपिक बदल देता है और सारा से पूछता है कि मॉन्स्टर्स से मिलने वाले मैजिक स्टोन्स के रंग और इसे प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या हैं। सारा उसे टॉपिक बदलने देती है और कहती है कि मुख्य फैक्टर मॉन्स्टर की उम्र है। रियो कहता है कि ये उसने अबेल से ट्रेवल्स के दौरान सीखा था और फिर कहता है कि उसे आउटब्रेक में मिले येलो मैजिक स्टोन्स की जिज्ञासा है। सारा सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि सिर्फ हाल ही में पैदा हुए मॉन्स्टर्स के पास पेल मैजिक स्टोन्स होते हैं और वो सोच रही थी कि आउटब्रेक में पुराने ताकतवर मॉन्स्टर्स निकले होंगे। रियो उससे सहमत होता है क्योंकि कमजोर गॉब्लिन्स अलग बात है, लेकिन गॉब्लिन जनरल्स और किंग डंगोनन से तभी बाहर नहीं आ सकते जब वे अभी पैदा हुए हों। वो सोचता है कि ये अस्वाभाविक लगता है, लेकिन इतने बड़े मॉन्स्टर ग्रुप को कृत्रिम रूप से बनाना बहुत माना चाहिए। सारा कहती है कि उसने पहले पढ़ा था कि पिछले मॉन्स्टर आउटब्रेक से मिले मैजिक स्टोन्स भी पेल येलो थे, और पूछती है कि क्या रियो पुराने खराब रिकॉर्ड्स देखना चाहेगा। वो खुशी से ऑफर स्वीकार करता है और सारा उसे लाइब्रेरी के कम जाना गया हिस्सा ले जाती है। उधर डंगोनन में अबेल अभी भी सीनियर मैज के साथ टेलीपोर्टेशन घटना पर चर्चा कर रहा है। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ हैं, लेकिन सीनियर मैज एक रिसर्चर से पूछता है कि क्या उनके टूल्स यहाँ काम कर रहे हैं। वो वेरीफाई करता है कि माना डिटेक्टर टूल अभी भी काम कर रहा है और वो सोचता है कि डाटा कलेक्शन टीम उनकी स्थिति जानती होगी तो मदद जल्दी आ सकती है। लेकिन सीनियर मैज को लगता है कि मदद समय पर नहीं पहुंचेगी। वो लिया से पूछता है कि क्या ये जगह उसे कुछ फेमिलियर नहीं लगती, और वो दिमाग पर जोर डालती है कि ये सैंक्चुअरी स्क्वायर जैसा लगता है जो हाई लेवल डिफेंसिव मैजिक है। वो अबेल और बाकियों को बताती है कि सिर्फ सबसे ताकतवर पुजारी ही ये स्पेल यूज कर सकते हैं। इसे डिवाइन मिरेकल माना जाता है जो हर अटैक को ब्लॉक कर सकता है। अबेल समझता है कि अगर वे किसी बैरियर में हैं तो बाहर नहीं निकल सकते और न ही कोई अंदर मदद के लिए आ सकता है। मैज उससे सहमत होता है और लिया कहती है कि अगर उन्हें बैरियर का अंत नहीं मिला तो ये बहुत बड़ा होगा। अबेल सोचता है कि स्थिति और खराब हो गई है और वो लिन से विंड मैजिक यूज करने को कहता है ताकि पास में मॉन्स्टर्स का पता चले। वो उसका आदेश मानती है और स्पेल से पता चलता है कि पास में करीब 1000 इंसान हैं। साथ में 50 ऐसी क्रिएचर्स हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखी। अबेल और मैज सोचते हैं कि 1000 इंसान क्लाइव और उसकी टीम होंगे और वे उनसे मिलने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें उन क्रिएचर्स के बारे में नहीं पता। उधर ह्यूग डंगोनन एंट्रेंस पर क्रिस्टोफर और रिसर्चर्स से मिलता है। उसे सुनकर उम्मीद छोड़ देता है कि रिसर्च टीम 40वें फ्लोर पर है, क्योंकि भले ही वो शहर के सारे एडवेंचर्स भेजे, वे उन्हें रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे। क्रिस्टोफर भी कहता है कि वो अब डंगोनन में जाने का रिस्क नहीं ले सकता और ह्यूग उससे सहमत होता है। ऐसी स्थिति में वो सिर्फ प्रार्थना कर सकता है कि अबेल और बाकी सुरक्षित हों।
उधर क्लाइव और उसके आदमी बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। वे अज्ञात दुश्मनों के हमले में हैं। कुछ लोग बैरियर के नीचे छिपे हैं, बाकी पर्पल हेलफायर की गेंदों से शिकार हो रहे हैं। जल्दी ही हमलावर सामने आते हैं और देखकर क्लाइव को एहसास होता है कि ये डेविल्स हैं, जो डेमन्स से अलग मॉन्स्टर स्पीशीज हैं। उसने इनके बारे में किताबों में पढ़ा था, लेकिन जानता है कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि बैरियर से बाहर के एडवेंचर्स डेविल्स से लड़ने की कोशिश करते हैं और जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। जब अबेल और बाकी वहां पहुंचते हैं तो सिर्फ क्लाइव और कुछ आदमी जिंदा बचे होते हैं। लिया और सीनियर मैज डेविल्स को पहचानते हैं और घबरा जाते हैं, क्योंकि डेविल्स को मैजिक से इम्यून और इंसानों से ज्यादा ताकतवर माना जाता है। लिया सोचती है कि वे इन्हें हरा नहीं सकते, लेकिन मैज बिना नतीजे की चिंता किए लड़ने का फैसला करता है। उसके आदेश पर मैजेस डेविल्स पर ऑन आउट अटैक करते हैं, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लिया को हैरानी होती है कि मैजिक डेविल्स को नुकसान पहुंचा रहा है, और ओल्ड मैज बताता है कि यह कभी वेरीफाइड नहीं हुआ कि वे मैजिक से इम्यून हैं। ये बस अटकल थी। वो फिर मैजेस को अटैक करने को कहता है, लेकिन समझ जाता है कि माना खत्म होने से पहले दुश्मन हार नहीं पाएंगे। तभी अबेल को डेविल्स में एक बॉस मॉन्स्टर दिखता है और वो समझता है कि उसे हराना होगा ताकि स्थिति काबू में आए। कुछ और राउंड्स के बाद मैजेस का माना खत्म हो जाता है और अबेल अपनी पार्टी के साथ आगे बढ़ता है। वॉरेन डेविल्स के अटैक को ब्लॉक करता है, जबकि बाकी उन्हें जल्दी खत्म कर देते हैं। उनकी टीम वर्क की वजह से कई डेविल्स हार जाते हैं, लेकिन फिर लिन का माना खत्म हो जाता है और लिया व वॉरेन उसे कवर करते हैं। अबेल देखता है कि सिर्फ 6 डेविल्स बचे हैं, जिसमें बॉस मॉन्स्टर भी है। लिया कहती है कि वो शायद डेमन प्रिंस हो, जो एक दिन डेमन लॉर्ड बन सकता है। अबेल पूछता है कि क्या वो यकीन से कह रही है। लिया उसे बताती है कि अलग अलग रंग की आंखें डेमन प्रिंस का प्रतीक होती हैं और सिर्फ हीरोज ही उन्हें हरा पाए हैं। अबेल कोशिश करने का फैसला करता है और आगे बढ़ता है। वह लिया से कहता है कि वह हिम्मत न हारे, क्योंकि चमत्कार हो सकते हैं। फिर डेमन्स उस पर हमला करते हैं। अबेल जल्दी से 2-3 को हरा देता है, लेकिन डेमन प्रिंस अचानक उसके साथियों पर वार करता है और उन्हें मैदान से दूर भगा देता है। वह अबेल की तरफ बढ़ता है और उसकी रफ्तार ही अबेल को डरा देती है। डेमन प्रिंस अपनी तलवार के एक झटके से उसे हटा देता है और फिर पास आता है। अचानक क्लाइव और उसकी टीम हमला करती है, लेकिन उनकी मैजिक डेमन प्रिंस पर असर नहीं करती। इसके मिनियंस प्रोजेक्टाइल्स फेंकते हैं, उनके शील्ड्स तोड़ देते हैं और उन्हें भागने पर मजबूर कर देते हैं। अबेल सब कुछ जोखिम में डाल देता है और एक स्किल यूज करता है जो उसे सुपर स्पीड से दुश्मन के वार से बचने देता है। वह डेमन प्रिंस की तलवार को रोकता है और हमला करने का मौका बनाता है, लेकिन डेमन प्रिंस बच जाता है और अबेल के कंधे पर वार करता है। अबेल जमीन पर गिर जाता है और हिल नहीं पाता। डेमन प्रिंस तलवार उठाता है उसे खत्म करने के लिए। लिया डर के मारे चीख उठती है। अचानक रियो छत तोड़कर 40वें फ्लोर पर आता है और सब हैरान रह जाते हैं। रियो अबेल से पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह मजाक करता है और कहता है कि उन्हें घर लौट जाना चाहिए क्योंकि सब परेशान हैं। अबेल को यकीन नहीं होता कि रियो उसे बचाने आया, लेकिन वह कहता है कि वे वापस नहीं जा सकते क्योंकि मजबूत दुश्मन सामने हैं। रियो कहता है कि वह उसका ध्यान रखेगा। अबेल घबराता है और बताता है कि दुश्मन डेमन प्रिंस है। रियो कहता है कि यह तो बेबी डेमन लॉर्ड है, इसलिए इतना कमजोर है। कोई समझ नहीं पाता कि रियो के दिमाग में क्या चल रहा है जब वह डेविल्स की तरफ बढ़ता है। पीछे के छोटे डेविल्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन रियो उनकी प्रोजेक्टाइल्स को आइस लांस से रद्द कर देता है। वह उनके पीछे वाटर जेट बनाता है और उनके सिर काट देता है। फिर वह डेमन प्रिंस के सामने आता है। रियो अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि जल्दी खत्म करें, क्योंकि उसका दिन खराब हो रहा है। कुछ मिनट पहले नताली को पता चला कि अबेल और उसकी टीम 40वें फ्लोर पर फंसी है। वह रियो को ढूंढने दौड़ती है। उसका रूम खाली था और रूममेट्स ने बताया कि उसे नॉर्थ लाइब्रेरी में ढूंढो। उसे रास्ता नहीं पता था, लेकिन लड़कों से दिशा पूछकर वह रियो की तरफ भागती है। लक से वह रास्ते में मिल जाता है और नताली उसे डंगोनन की ओर भेजती है। रियो रास्ते में डिटेल्स लेता है और नताली को आइस से बनी गाड़ी में बिठा लेता है। वह गाड़ी को खींचते हुए डंगोनन गेट तक ले जाता है। रास्ते में उसे डंगोनन में गायब होने की बात पता चलती है, लेकिन वह सोचता है कि नताली ने उसे क्यों बुलाया। नताली बताती है कि अबेल ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर उसे बुलाओ। रियो तुरंत समझ जाता है और गेट की तरफ दौड़ता है। गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते, लेकिन वह आइस वॉल्स बनाकर उन्हें रोक देता है और अंदर चला जाता है। फिर उसे लगता है कि 40वें फ्लोर तक नॉर्मल तरीके से पहुंचने में वक्त लगेगा, तो वह वाटर जेट्स से रास्ता बनाता है और जल्दी पहुंच जाता है।
अब वह डेमन प्रिंस के सामने खड़ा है और उसे पहले हमला करने को कहता है। वह स्टांस लेता है और जैसे ही डेमन प्रिंस वॉर करता है, रियो किनारे हो जाता है और उसकी गर्दन साफ काट देता है। रियो सोचता है कि यह तो बहुत धीमा था, लेकिन काम तो हो गया। लेकिन डेमन प्रिंस अपनी गर्दन उठाकर फिर जोड़ लेता है। रियो को लगता है कि यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन वह देखना चाहता है कि यह कितना रीजनरेट कर सकता है। वह सैकड़ों वाटर जेट्स बनाता है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। एक जेट उसकी मैजिक स्टोन तोड़ देता है और वह धूल बन जाता है। अबेल हैरान रह जाता है कि रियो ने इतनी आसानी से डेमन प्रिंस को हरा दिया। वह उसे धन्यवाद देता है और रियो मजाक में कहता है कि बदले में आज रात डिनर दे दो। अबेल कहता है कि वह पूरे हफ्ते का ट्रीट करेगा और रियो खुश हो जाता है। तभी लिया आती है और अबेल को जोर से गले लगा लेती है। वॉरेन बेहोश रेन को सुरक्षित ले जाता है। सीनियर मैज उसे भी रियो का शुक्रिया अदा करता है और रियो कहता है कि उसे लक से वक्त पर पहुंचने का मौका मिला। फिर उसे ध्यान आता है कि आने से पहले कई लोग मर गए थे। अबेल कहता है कि वे डेविल्स के मैजिक स्टोन्स निकालें और उस पैसे से मरे हुए लोगों के परिवारों की मदद करें। रियो को यह आइडिया पसंद आता है, लेकिन फिर वह डेविल्स पर ध्यान देता है। अबेल बताता है कि यहां सभी ने इन्हें पहली बार देखा, क्योंकि ये सैकड़ों साल से इंसानों के पास नहीं आए। रियो को डेमन्स और डेविल्स में फर्क जानने की उत्सुकता होती है, लेकिन वह बाद में सोचने का फैसला करता है। वह कहता है कि आने पर उसे यहाँ एक अजीब मैजिक फील्ड महसूस हुई थी, जो बॉस हारने के बाद गायब हो गई। पुराना मैज उसे बताता है कि यह प्रोटेक्टिव बैरियर रहा होगा जो अंदर बाहर आने से रोकता था। रियो कहता है कि 29वें फ्लोर पर उसने स्कैनिंग स्पेल यूज किया था और सीढ़ियों के पास कुछ अजीब पाया था। वह सुझाव देता है कि वापसी में उसे चेक करें, शायद इस घटना से जुड़ा हो। सब मान जाते हैं। फिर वे डेविल्स से डार्क कलर के मैजिक स्टोन्स निकालते हैं, जो सीनियर मैज ने भी पहली बार देखे। लिया कहती है कि चर्च के म्यूजियम और लाइब्रेरी में भी डेविल्स के स्टोन्स नहीं हैं। सीनियर मैज कहता है कि डेविल्स के पास स्पेस टाइम मैजिक होता है, इसलिए ये अचानक प्रकट होते हैं। रियो को लगता है कि इस जानकारी में कुछ गायब है। दूसरी डंगोनन में हीरो रोमन की टीम एक डार्क अल्टार ढूंढती है और डेमन लॉर्ड को बुलाती है, लेकिन उसकी जगह डेमोनिस्ट लियोनोर आती है। वह हैरान होती है कि इंसान उसे डेमन लॉर्ड समझ रहे हैं। जब उसे पता चलता है कि रोमन हीरो है जो डेमन लॉर्ड को हराएगा, वह उम्मीद करती है कि वह मजबूत होगा। वह लड़ने का फैसला करती है, लेकिन लड़ाई 1 सेकंड में खत्म हो जाती है और रोमन उसकी तलवार पर चढ़ जाता है। लियोनोर बोर हो जाती है और अल्टार के पास जाकर काला पत्थर ले लेती है। बाकी एडवेंचरर्स डर से लड़ नहीं पाते। वह उन्हें रोमन की मदद करने को कहती है, जो अभी बचाया जा सकता है। एडवेंचरर्स उसकी बात मानते हैं और रोमन को ठीक करते हैं, जो लियोनोर को कोसता है और उसे डेमन लॉर्ड कहता है। लियोनोर कहती है कि वह डेमन लॉर्ड नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। वह बताती है कि उसने रियो नाम के इंसान से मुलाकात की थी, जो उसकी बराबरी का था। वह रोमन को कहती है कि अगर वह उसे चुनौती देना चाहता है तो 1000 गुना मजबूत होना पड़ेगा। फिर वह पोर्टल से गायब हो जाती है। रियो की डंगोनन में वे एक टूटा काला गोला पाते हैं, जो लियोनोर ने लिया था। सब उसे देखकर उत्सुक होते हैं, लेकिन जानकारी नहीं मिलती। पुराना मैज उसे ऊपर जांचने ले जाता है। वे सतह पर पहुंचते हैं, जहां ह्यू खुश होता है कि कम से कम अबेल और उसकी टीम जिंदा लौटी, लेकिन वह रियो से उसकी हरकतों के बारे में बात करना चाहता है। वह पूछता है कि आइस वॉल्स बनाकर गार्ड्स को फंसाने का क्या मतलब था। रियो माफी मांगता है, लेकिन पुराना मैज उसका पक्ष लेता है और कहता है कि बिना रियो के सब मर जाते। ह्यू हैरान होता है और मैज उसे टेंट में डिटेल्स बताने को कहता है। बाद में मैज ह्यू को बताता है कि 40वें फ्लोर पर 50 डेविल्स थे और एक डेमन प्रिंस भी। ह्यू सोचकर ही डर जाता है कि अबेल की टीम कैसे बची। मैज कहता है कि अबेल अच्छा था, लेकिन डेमन प्रिंस के सामने बेबस था। रियो ने आखिरी वक्त पर उन्हें बचाया। ह्यू यकीन नहीं कर पाता और मैज कहता है कि रियो को प्राथमिकता देनी चाहिए। वह चाहता है कि रियो उनके देश के साथ रहे, लेकिन नोबल्स इसमें दिक्कत डाल सकते हैं। इसलिए मैज सुझाव देता है कि रियो का नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड से हटाया जाए, जिससे उसे बचाया जा सके। ह्यू मान जाता है। अगले दिन रियो अपने रूममेट्स को सुबह की एक्सरसाइज के लिए ले जाता है, लेकिन वे उसकी रफ्तार से पीछे रह जाते हैं। वह उन्हें छोड़कर शहर लौटता है, जहां करी की खुशबू उसे एक रेस्टोरेंट की तरफ खींचती है। हैरानी से सिरा वहां मिलती है। खाते वक्त वह उससे उसकी रैंक और बाकी चीजें पूछती है। खाना खत्म होने पर रियो पूछता है कि वह गिल्ड क्यों नहीं जाती, जबकि वह एडवेंचरर है। सिरा बताती है कि वह अभी लोकल नाइट्स के लिए तलवारबाजी सिखा रही है,
इसीलिए गिल्ड की जरूरत नहीं। रियो हैरान होता है और सिरा कहती है कि वह दिखने में जितनी कमजोर लगती है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। वह उसे बाद में स्पारिंग के लिए बुलाती है और रियो मान जाता है क्योंकि कल की लड़ाई से उसे संतुष्टि नहीं मिली। वे नाइट्स बैरक में जाते हैं और स्टांस लेते हैं। सिरा पहले वार करती है। रियो उसकी रफ्तार से मुश्किल से टिक पाता है, लेकिन वॉर रोकता है और काउंटर करने की कोशिश करता है। सिरा प्रभावित होती है क्योंकि नाइट्स में कोई ऐसा नहीं कर पाता। वह गंभीर हो जाती है और राउंड 2 में तेजी से वार करती है। इस बार रियो ठीक से नहीं रोक पाता और पीछे हटता है। सिरा उसकी तलवार तोड़ देती है। रियो हार मान लेता है, लेकिन सिरा उसे गले लगा लेती है क्योंकि उसे कोई मजबूत प्रतिद्वंदी मिला। वह उसकी तारीफ करती है और पूछती है कि उसने तलवार कहाँ सीखी। रियो बताता है कि फेरी किंग ने उसे सिखाया। सिरा हैरान होती है क्योंकि फेरी किंग अब मिथक बन चुका है। तभी उसकी मेड आती है और उसे लॉर्ड के पोते की क्लास के लिए बुलाती है। सिरा चली जाती है और मेड से रियो का ध्यान रखने को कहती है। मेड सोचती है कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। बाहर ले जाते वक्त एक गाड़ी रुकती है जो ह्यू की होती है। ह्यू रियो को गाड़ी में बिठाता है और घटना के बारे में बात करने को कहता है। रियो को डर लगता है कि उसे डांट पड़ेगी, लेकिन ह्यू कहता है कि मैज ने डिटेल्स बता दी और इस बार माफ कर देगा। सजा के तौर पर उसे गिल्ड से एक कंपल्सरी क्वेस्ट लेना होगा जिसमें उसे मर्चेंट्स को दूसरी सिटी तक ले जाना है। कुछ दिन बाद नील्स रियो से मदद मांगने आता है। रियो पूछता है कि उसे क्या परेशानी है। नील्स बताता है कि उसके गांव ने मॉन्स्टर हंटिंग का रिक्वेस्ट डाला है। वह क्वेस्ट लेना चाहता है, लेकिन यह डी रैंक एडवेंचरर्स के लिए है। उनकी टीम ई रैंक या उससे नीचे है, सिर्फ रियो को छोड़कर। नील्स रियो से टेम्पररी पार्टी बनाने की गुहार लगाता है। इमन कहता है कि वे गॉब्लिन्स और स्केलेटन्स से लड़ेंगे, जो बड़ा डील नहीं है। ईडो कहता है कि गॉब्लिन्स और स्केलेटन्स आमतौर पर एक ही जगह नहीं मिलते। रियो हंस पड़ता है क्योंकि इस दुनिया में उसने अभी तक स्केलेटन्स नहीं लड़े। वह क्वेस्ट लेने का फैसला करता है। पूरी टीम गिल्ड जाती है। ह्यू पूछता है कि क्या वे श्योर हैं क्योंकि गांव दूर है। नील्स कहता है कि वह अपने लोगों की मदद करना चाहता है। ह्यू बताता है कि पहले 2 टीमें भेजी गईं, एक ई रैंक और दूसरी डी रैंक, बट दोनों फेल हो गईं। सब हैरान होते हैं कि डी रैंक भी नाकाम रही। ह्यू कहता है कि एक और दिक्कत थी। डी रैंक टीम ने कहा कि गांव वालों ने सहयोग नहीं किया। नील्स को यह अजीब लगता है क्योंकि उसके गांव वाले ऐसे नहीं हैं। ह्यू उन्हें क्वेस्ट लेने देता है, लेकिन चेतावनी देता है कि यह खतरनाक हो सकता है। वह कहता है कि ईडो का हीलिंग स्किल उनकी सफलता के लिए जरूरी है। रियो के पास कुछ दिन हैं, इसलिए वह क्वेस्ट कर सकता है। अगले दिन वे कालियाती गांव पहुंचते हैं। उनकी स्टैमिना बढ़ गई है, इसलिए रास्ता जल्दी कट जाता है। गांव वाले नील्स का स्वागत करते हैं। रियो हैरान होता है क्योंकि उसे लगता था कि नील्स को ट्रबल मेकर होने की वजह से गांव से निकाला गया होगा। नील्स गुस्सा होता है, लेकिन ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाता क्योंकि रियो सही है। वह टीम को चीफ बुलन के पास ले जाता है। बुलन नील्स से मिलकर खुश होता है और बातचीत शुरू होती है। बुलन कहता है कि नील्स के होने से काम आसान हो सकता है। नील्स डी रैंक टीम के बारे में पूछता है कि क्या गांव वालों ने सचमुच सहयोग नहीं किया। बुलन कहानी शुरू करता है कि जब ई रैंक टीम आई तो वे ईस्टर्न फॉरेस्ट में चली गई, जहां गांव वालों का जाना मना है। वे घायल होकर लौट आए। डी रैंक टीम आई, लेकिन गांव वालों ने भरोसा नहीं किया और उन्हें शेल्टर भी नहीं दिया। नील्स उनकी बात समझता है, लेकिन दोस्तों को बैकग्राउंड चाहिए। यह गांव का राज्य है, इसलिए वह काउंसिल से परमिशन लेने जाता है। रात को वे नील्स के घर रुकते हैं, जहां उसका छोटा भाई और बहन उनका स्वागत करते हैं। वे बताते हैं कि नील्स हमेशा से एडवेंचरर बनना चाहता था, लेकिन माता पिता की मौत के बाद वह बच्चों की देखभाल के लिए रुका। तभी नील्स काउंसिल से लौटता है और दोस्तों को राज बताने की परमिशन देता है। वह कहता है कि इसे सीक्रेट रखें, फिर बताता है कि गांव की 2 खास बातें हैं, पहली गार्जियन बीस्ट और दूसरी श्राइन। रियो उत्साहित हो जाता है और सोचता है कि बीस्ट किसी इविल गॉड से पजेस्ट हो सकता है। नील्स उसे डांटता है और कहानी जारी रखता है। अगले दिन बुलन उन्हें गॉब्लिन वाली जगह ले जाता है। इट्टो और एमन को गॉब्लिन के निशान मिलते हैं और लगता है कि नेस्ट पास है। रियो को गॉब्लिन आने का एहसास होता है। नील्स सुझाव देता है कि सभी को मारें, लेकिन एक को जिंदा छोड़ें ताकि वह अपने घर भागे और वे नेस्ट खत्म कर दें। जल्दी ही गॉब्लिन्स आते हैं और रियो उन्हें आइस में फंसाता है। बाकी लड़के उन पर टूट पड़ते हैं और एक को छोड़कर बाकी मार देते हैं। वे उसका पीछा करते हैं और उसे दूसरों के साथ बात करते पाते हैं। रियो बाहर के गॉब्लिन्स को आइस में फंसाता है और दोस्त खत्म कर देते हैं। तभी गॉब्लिन जनरल बाहर आता है। नील्स और बाकी डर जाते हैं, लेकिन रियो उसे आइस चेन से जकड़ देता है।
वह नील्स से उसे खत्म करने को कहता है। वे जनरल का मैजिक स्टोन निकालते हैं और गांव लौटते हैं। वहां एल्डर इंतजार कर रही होती है और खुश होती है कि गॉब्लिन्स खत्म हो गए। वह उन्हें श्राइन दिखाने ले जाती है। ईडो को उसकी स्टाफ पर एक अजीब ट्रिंकेट दिखाई देती है। रियो फिर सोचता है कि गार्जियन बीस्ट पजेस्ट हो सकता है। नील्स उसे टोकता है। जंगल में ईडो एल्डर से ट्रिंकेट के बारे में पूछता है और पहचानता है कि यह अर्थ मदर गॉडेस का निशान है। एल्डर उसकी जानकारी से प्रभावित होती है। ईडो बताता है कि इस देश में 7 देवता पूजे जाते थे, लेकिन अब सिर्फ लाइट गॉडेस की पूजा होती है। एल्डर कहती है कि उनके गांव में अर्थ गॉडेस की पूजा होती है। वह कहती है कि उसे बिना स्पेल के हीलिंग मैजिक आता है। वे गार्जियन बीस्ट के केव तक पहुंचते हैं और एल्डर उसे बुलाती है। एक बड़ा बोलने वाला वुल्फ बाहर आता है। रियो थोड़ा निराश होता है क्योंकि वह करप्ट नहीं दिखता। वुल्फ लड़कों को देखता है और रियो पर रुक जाता है। वह अपना नाम कुसैन बताता है और रियो का नाम पूछता है। ग्रैनी और बुलन हैरान होते हैं क्योंकि कुसैन अपना नाम किसी को नहीं बताता। कुसैन कहता है कि रियो का फेरी से रिश्ता है और उसकी मौजूदगी उसे अच्छी लगती है। रियो को यह अजीब लगता है, लेकिन उसे लगता है कि फेरी किंग उसे पसंद करता था। कुसैन हंसता है और एल्डर से कहता है कि उसने अच्छा मेहमान लाया। फिर वह क्वेस्ट की बात करता है और बताता है कि श्राइन में 30 स्केलेटन्स और उनका बॉस फंसे हैं। वह उन्हें रोक रहा है। बॉस बहुत ताकतवर है, इसलिए पहले मिनियंस खत्म करने होंगे। सब मान जाते हैं और ईडो अपनी लाइट मैजिक से स्केलेटन्स को जल्दी खत्म कर देता है। फिर एमन और नील्स आश्राइन का गेट खोलते हैं, जहां बड़ा बॉस स्केलेटन दिखता है। रियो उनकी तलवारों को आइस हैमर में बदल देता है और कहता है कि बॉस को नुकसान पहुंचाएं। वह बॉस को रोकता है। पहले वो आइस फ्लावर बनाता है, जिसे देख कुसैन गेट का सील तोड़ देता है। बॉस बाहर आता है और रियो फर्श पर आइस बिछा देता है। वह फिसलता है और एमन नील्स उसे हैमर से मारते हैं। बॉस बार बार फिसलता है और लंबे वक्त बाद हार जाता है। सब श्राइन के अंदर देखने जाते हैं, जहां अर्थ गॉडेस की मूर्ति है, जिसके हाथ में टूटा गोला है। एल्डर याद करती है कि पहले मूर्ति में चमकता जवाहरात था, जो काला हो गया और टूट गया। उसे लगता है कि कुछ अजीब मना ने मॉन्स्टर्स पैदा किए। वह श्राइन को सील कर देती है ताकि फिर मॉन्स्टर्स न बने। मिशन पूरा होने पर लड़के लोन शहर लौटते हैं। रास्ते में वे बात करते हैं कि 300 दिन हो गए हैं और जल्दी डॉर्म्स छोड़ने होंगे। मिल्स और ईडो पहले से प्लान कर रहे हैं। वे इयन और रियो को घर लेने की पेशकश करते हैं। एमन तुरंत मान जाता है, लेकिन रियो कहता है कि उसे वक्त चाहिए। फिर वे शहर पहुंचते हैं और रियो का कंपल्सरी एस्कॉर्ट जॉब शुरू होता है। संयोग से उसके रूममेट्स भी उसी मर्चेंट को वेटनश ले जा रहे हैं। रियो खुश होता है और नील्स बताता है कि उनकी पार्टी का नाम रूम नंबर 10 है। ईडो और एमन इसे मान चुके हैं। रियो को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वे वेटनश की ओपन पोर्ट फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। वे वेटनश पहुंचते हैं और मर्चेंट उन्हें इन पर ले जाता है। वह कहता है कि अगले 10 दिन फेस्टिवल एंजॉय करें, फिर वापस लौटेंगे। ब्रीफिंग के बाद रियो और नील्स फूड स्टॉल्स की तरफ दौड़ते हैं। बाकी 2 अनिच्छा से पीछे आते हैं। वे वेटनश का स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हैं, जो धरती के खाने से प्रेरित लगता है। अगले दिन वेटनश के गेट पर मेहमानों की लंबी कतार लगती है। एक मेहमान की पेपर्स में दिक्कत की वजह से सबको इंतजार करना पड़ता है। इसमें ऑस्कर भी है, जो डेब्यू एम्पायर का सबसे बड़ा विजार्ड है। वह देरी से नाराज है, लेकिन उसका असिस्टेंट पूछता है कि क्या उसे पता है कि एम्परर ने उन्हें क्यों भेजा। ऑस्कर को यकीन नहीं, लेकिन उसे लगता है कि एम्परर ने अपनी बेटी फियोना को बिना बताए कुछ गंदा काम करवाना चाहता है। असिस्टेंट समझता है क्योंकि फियोना मैजिक में जीनियस है और कोर्ट मैच की कमांडर है। ऑस्कर सोचता है कि शायद एम्परर बागी नोबल्स को खत्म करना चाहता है, लेकिन सबूत नहीं है। उसे फियोना की सुरक्षा का जिम्मा है। खतरे से बचने के बाद उसी रात एक पार्टी का आयोजन होता है नोबल्स के लिए, जो वेटनैश में आए हैं। फियोना अपने बड़े भाई कॉनराड के साथ वहां जाती है। कॉनराड मेहमानों से बातें करता है और डिप्लोमेसी संभालता है, लेकिन उसे अपनी बहन की थकान दिखती है। वह उसे आराम करने के लिए कहता है। फियोना खुशी से मौका लेती है और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाती है, क्योंकि उसे ट्रेनिंग करने में ज्यादा मजा आता है बजाय ऐसे पार्टी में जाने के। अगले दिन फेस्टिवल शुरू होता है एक शानदार प्रोसेसन के साथ। रियो को अबेल खास मेहमानों में असहज दिखाई देता है। उसके दोस्त उसे देखते हैं और फिर नील्स फियोना को घूरने लगता है। ईडो उसे कहता है कि वो एक राजकुमारी है जो उसकी पहुंच से बाहर है और उसे अभी गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट के साथ रहना चाहिए। तभी लिन और अबेल की पार्टी के बाकी लोग वहां पहुंचते हैं। रियो उनसे पूछता है, अबेल इन वीआईपी में क्या कर रहा है? लिया बताती है
कि अबेल उनके गिल्ड मास्टर का प्रतिनिधि है जो अगले दिन आएगा। तभी लिन को एक मोटी विंड मैजिक बैरियर दिखती है जो खास मेहमानों की सुरक्षा कर रही है। ईडो को यह देखकर हैरानी होती है क्योंकि उसे लगा था ये बस एक आम मैजिक बैरियर होगा। लिन उसे बताती है कि उसे व्हिटनैश के लॉर्ड के परिवार की एक खजाने की कहानियां सुनी थीं जो विंड बैरियर बना सकता है, और वो मानती है कि ये कहानियां सच हैं। रियो को ये सुनकर बहुत एक्साइटमेंट होता है कि कोई खजाना मैजिक कर सकता है, लेकिन लिन कहती है कि ये बहुत कमजोर है, इसलिए इसे सिर्फ खास मौकों पर इस्तेमाल करते हैं। लेइया सहमत होती है और कहती है कि अलग अलग किंगडम के ऊंचे नोबल्स और रॉयल्स की सुरक्षा के लिए ये खर्चा वाजिब है। रियो उम्मीद करता है कि फेस्टिवल में कुछ बुरा ना हो। इसके बाद लिन फियोना की तरफ ध्यान देती है और कहती है कि अगर ड्यूइस की मैजिक फोर्स की कमांडर यहाँ है तो उसका लेफ्टिनेंट भी जरूर होगा। रियो को इस शख्स के बारे में जिज्ञासा होती है और लड़कियां उसे इन्फर्नो मैजिशियन की किंवदंतियों के बारे में बताती हैं। कहा जाता है कि उसने एक ही स्पेल से 1000 सैनिकों को जला दिया और एक वायर्न को एक झटके में मार गिराया। लिया कहती हैं कि ये अफवाहों में कितना सच है कोई नहीं जानता, लेकिन वो ऐसे खतरनाक इंसान से दूर रहना चाहती है। इसके बाद अबेल की पार्टी चली जाती है और नील्स रियो से कहता है कि उन्हें भी फेस्टिवल एक्सप्लोर करना चाहिए। रियो राजी हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है ऑस्कर उसके बगल से गुजरता है। दोनों टक्कर से बचने के लिए जल्दी हटते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। रियो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, लेकिन ऑस्कर उसे थोड़ी देर तक घूरता रहता है। इसके बाद ऑस्कर बिजी हो जाता है क्योंकि उसे राजकुमारी के लिए स्नैक्स खरीदने हैं जो उसकी दी गई मिशन है। भीड़ में सब कुछ लेकर चलना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। ऊपर से उसका असिस्टेंट उसे ऑर्डर देता है कि लिस्ट से कुछ भूलना नहीं चाहिए। दूसरी ओर अबेल और प्रिंस कॉनराड आपस में टकराते हैं और कॉनराड कहता है कि अबेल उसे किसी परिचित की तरह लगता है। अबेल कहता है कि शायद वो गलत समझ रहे हैं और फिर बताता है कि वो पहले फियोना के बगल में बैठा था, लेकिन उसे ऑस्कर में ज्यादा दिलचस्पी है बजाय राजकुमारी में। लेकिन कॉनराड भीड़ में किसी दोस्त को देखने का बहाना बनाकर अचानक चला जाता है। उधर राजकुमारी फियोना फिर अपने कमरे में लौटती है और बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद ऑस्कर और उसका असिस्टेंट स्नैक्स लेकर आते हैं और ऑस्कर थक गया है क्योंकि उसे भीड़ पसंद नहीं। उसका असिस्टेंट कहता है कि वो पहले किसी से टकराने वाला था और ऑस्कर कहता है कि वो बहुत तेजी से हटा, इसलिए टक्कर नहीं हुई। फियोना पूछती है कि वो किसकी बात कर रहे हैं और ऑस्कर रियो के बारे में बताता है कि वो मैजिशियन की तरह ड्रेस पहने था लेकिन तलवारबाज की तरह हिलता था। फिर वो फियोना के लिए वॉकिंग माइक्रोवेव ओवन बनता है और स्नैक्स गर्म करता है। फियोना को ये बहुत पसंद आता है और वो उसे धन्यवाद देती है, उसे टीचर कहकर, लेकिन ऑस्कर को ये सुनकर अजीब लगता है। अगले दिन रियो और उसके दोस्त एक आर्चरी कंपटीशन एंजॉय करते हैं और अम्मुन और ईडो हिस्सा लेने के लिए रजिस्टर करते हैं। वो समुद्र के ऊपर तैरते निशाने को हिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं लगता। रियो नील्स से पूछता है कि वो क्यों नहीं ट्राई कर रहा। नील्स गर्व से कहता है कि उसने कभी धनुष नहीं छुआ। तभी अबेल वहां आता है और हंसने लगता है क्योंकि वो भी नील्स की तरह था। रियो इस मौके का फायदा उठाता है और अबेल को कंपटीशन में भाग लेने के लिए मजबूर करता है। हालांकि उसे मन नहीं है। अबेल बुलसाई को दूर के निशाने पर लगाने में कामयाब होता है। जैसे ही वो निशाना लगाता है सब तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन अबेल ज्यादा देर तक इस खुशी का मजा नहीं ले पाता क्योंकि उसकी पार्टी के लोग आ जाते हैं। लिया ठंडी मुस्कान के साथ पूछती है कि वो उनसे मिलने क्यों नहीं आया। वो बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लिन रियो और उसके दोस्तों के पास आती है। वो बताती है कि अबेल ने लिया के साथ दिन बिताने का वादा किया था, लेकिन सुबह सबसे पहले उससे नहीं मिला, इसलिए वो नाराज है और अब वो मुसीबत में है। इसके बाद लिया उसे खींच कर ले जाती है और नील्स अबेल का फैन बनकर चिल्लाने लगता है, जबकि ईडो लिया पर कमेंट्स करने लगता है। उसी वक्त लॉन में सारा हर जगह रियो को ढूंढ रही है। जब वो उसे नहीं ढूंढ पाती तो गिल्ड जाती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछती है। रिसेप्शनिस्ट नीना बताती है कि रियो अभी शहर से बाहर एक क्वेस्ट पर है और कुछ हफ्तों तक नहीं लौटेगा। सारा को यह सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि वो रियो के साथ कुछ नई जानकारी शेयर करना चाहती थी, लेकिन अब उसे इंतजार करना पड़ेगा। अगले दिन रियो और ईडो एक बोट रेस देखते हैं जिसमें नील्स और अम्मोन हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हालात तब बिगड़ जाते हैं जब एक बुली डैन भी रेस में आता है और नील्स तुरंत उससे झगड़ा शुरू कर देता है। नियमों के मुताबिक रेस के दूसरे हाफ में खिलाड़ी एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं और डैन और नील्स
इस नियम का पूरा फायदा उठाते हैं। वो एक दूसरे पर अपने पतवारों से वार करते हैं, जबकि उनके पार्टनर फिनिश लाइन पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये दोनों मूर्ख अपनी पतवारें तोड़ देते हैं और अपने पार्टनर की पतवारें छीन लेते हैं फिनिश लाइन के सामने। उनकी नावें रुक जाती हैं क्योंकि ये दोनों लड़ते रहते हैं और पीछे की सारी नावें उनसे आगे निकलकर रेस खत्म कर लेती हैं। उधर नील्स और डैन हथियार खोने के बाद भी लड़ते रहते हैं और आखिरकार नाव से गिरकर पानी में चले जाते हैं। अच्छी बात यह है कि उन्होंने सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट किया और उन्हें इसके लिए इनाम मिलता है, लेकिन वो इस इनाम पर भी लड़ने लगते हैं। अगले दिन रियो और उसके दोस्त एक फ्यूचरिस्टिक शिप देखने जाते हैं जो बिना पाल या पतवार के चलता है, और ह्यू बताता है कि ये महंगा शिप ऑल्केमी और मैजिक स्टोन्स से चलता है जो हवा और पानी के मैजिक से उसे आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद वो एक हथियार की दुकान में जाते हैं और ईडो क्रॉसबो देखने लगता है क्योंकि वो अपनी पार्टी की फाइटिंग पावर बढ़ाना चाहता है। थोड़ी देर बाद दुकानदार आता है और जब उसे पता चलता है कि ईडो अपनी टीम को मिड रेंज से कवर फायर देना चाहता है तो वो उसे सेमी ऑटोमेटिक क्रॉसबो दिखाता है जो तेजी से तीर चला सकता है। ईडो खुशी से वो क्रॉसबो खरीद लेता है क्योंकि ये उसकी जरूरतों से मैच करता है। फिर सब फेस्टिवल एंजॉय करने लौटते हैं। उसी रात अबेल खास मेहमानों की पार्टी में जाता है क्योंकि ह्यू फिर से घर लौट आया है। वो कॉनराड और फियोना से मिलता है। जैसे ही वो चले जाते हैं अबेल को अपनी तलवार की याद आती है। हालांकि उसे एहसास होता है कि विंड बैरियर होने की वजह से उसे तलवार की जरूरत नहीं, लेकिन वो नहीं जानता कि उसने खुद और बाकी मेहमानों को मुसीबत में डाल दिया। अचानक कोई मेहमान उसे एक प्राइवेट बात के लिए बुलाता है। उसी वक्त विंड बैरियर बनाने वाला खजाना खराब होने लगता है। उसे चलाने वाले मैजिशियन घबरा जाते हैं क्योंकि बैरियर गायब हो जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक चिंता करने की नौबत नहीं आती क्योंकि कुछ हत्यारे उन पर हमला करते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। उधर फियोना को भी कुछ गलत होने का एहसास होता है। जैसे ही वो मुड़ती है हत्यारे गार्डन पर जोरदार हमला करते हैं। उसी वक्त अबेल भेटाश के लॉर्ड के साथ एक बंद कमरे में प्राइवेट बात कर रहा होता है। उनके पास एक साउंड प्रूफ आर्टिफैक्ट है जो उनकी बातें बाहर सुनने से रोकता है, और अबेल सोचता है कि पार्टी के होस्ट को इतनी सावधानी क्यों बरतनी पड़ रही है। वो कहता है कि ह्यू को सारी बिजनेस बातें पहले ही निपटा लेनी चाहिए थीं, और लॉर्ड सहमत होता है। वो कहता है कि वो अबेल से नौसिखिया एडवेंचरर्स के लिए लॉन में चलने वाले इंट्रो कोर्स के बारे में व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता है। उसे इस प्रोग्राम के बारे में अच्छी बातें सुनने को मिली हैं और वो इसे विटनैश गिल्ड 2 में लागू करना चाहता है। अबेल को ये आइडिया पसंद आता है और कहता है कि ये कोर्स ने नौसिखिया एडवेंचरर्स की मौत की दर कम की है। लॉर्ड कहता है कि उसने ह्यू के साथ सामग्री और टीचर्स की नियुक्ति के बारे में बात कर ली है, लेकिन अब उसके पास एक और प्रस्ताव है और वो चाहता है कि चुने गए टीचर्स भी कोर्स में हिस्सा लें ताकि वो नौसिखियों को सही से पढ़ाना सीखें। जब वो डील की डिटेल्स पर बात करते हैं तो दोनों को एहसास नहीं होता कि साउंड प्रूफ आर्टिफैक्ट बाहर की आवाजें भी रोक रहा है। दूसरी ओर ऑस्कर बाजार में अपने सहयोगियों के साथ है जो उसे पूछते हैं कि वो कुछ खाएगा नहीं। वो कहता है कि वो फियोना के लौटने का इंतजार करेगा क्योंकि खाली पेट इमरजेंसी में हिलना आसान होता है। उसके सहयोगी कहते हैं कि लॉर्ड के मैंशन में विंड बैरियर है तो वहां कुछ बुरा होने का चांस नहीं। ऑस्कर भी यही चाहता है। सहयोगी कहते हैं कि वो राजकुमारी के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, और अचानक वो अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। ऑस्कर का जन्म पहाड़ों के पास एक छोटे शांतिपूर्ण गांव में हुआ था। उसके बचपन में वो नेचुरल रेडहेड था। छोटी उम्र से ही उसे फायर मैजिक में टैलेंट था। वो गांव के ब्लैकस्मिथ की मदद करता था अपने फ्लेम्स के तापमान को कंट्रोल करके, और सीखना चाहता था कि हथियार कैसे बनाए जाएं। घर पर वो अपनी माँ की मदद करता था आग जलाकर। उसे खुशी होती थी कि उसकी काबिलियत दूसरों की मदद कर सकती थी। एक दिन ब्लैकस्मिथ ने उसे उसकी पहली तलवार दी और उसके पिता से कहा कि ऑनस्कर अब इतना बड़ा हो गया है कि गांव वालों की हंटिंग में मदद कर सके। ऑनस्कर को यह सुनकर बहुत एक्साइटमेंट हुआ और उसके पिता ने उसे हंटिंग ग्रुप के साथ ले गए, लेकिन तलवार इस्तेमाल करने की बजाय उन्होंने उसे धनुष दिया। ऑनस्कर ने एक बार निशाना लगाया और उसके पिता ने उसे खत्म किया। उस रात उन्होंने फीस्ट मनाई, लेकिन जब सब मजे कर रहे थे ऑस्कर के पिता को दोस्त से पता चला कि बांडिट्स उनके गांव की रेकी कर रहे हैं और कभी भी हमला कर सकते हैं। दोनों पुरुषों ने चर्चा की कि वो बांडिट्स से संख्या में बहुत कम हैं और गांव खाली करने का वक्त भी नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि लड़ना और गांव की रक्षा करना ही एकमात्र विकल्प है।
जल्द ही पुरुष गांव की दीवार पर जमा हो गए और बांडिट्स के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही बांडिट्स दीवार तक पहुंचे, उन्होंने उन पर तीर चलाए और कुछ को नीचे गिराया। लेकिन बांडिट लीडर ने उनकी रणनीति समझ ली और तुरंत अपने आदमियों को पास आने और दीवार तोड़ने का हुक्म दिया। ऑस्कर गांव वालों की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे घर जाकर मां का ध्यान रखने को कहा। लड़ाई जारी रही, लेकिन बांडिट लीडर गांव वालों से कहीं ज्यादा मजबूत निकला। उसने दीवार पार की, एक तीरंदाज का हाथ काट दिया और गेट खोलकर अपने आदमियों को अंदर आने दिया। पूरी लड़ाई शुरू हो गई। ऑस्कर अपनी मां और गांव की दूसरी औरतों के साथ घर में छिपा था, लेकिन घर के बाहर का एक गार्ड बांडिट चीफ को रोकने में नाकाम रहा। ऑस्कर की मां ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो अनुभवी बांडिट के सामने टिक नहीं सकी और उसने उसे बिना मेहनत के मार दिया। ऑस्कर को यह देखकर गहरा सदमा लगा और गुस्से में उसने बांडिट चीफ पर फायरबॉल फेंका, लेकिन वो आसानी से उसे हटा देता है। ऑस्कर ने तलवार से वार करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर सका और बांडिट ने उसकी तलवार छीन ली। सही वक्त पर उसके पिता वहां पहुंचे और बांडिट को रोक लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी पत्नी की लाश देखी, उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया और वो गुस्से में बांडिट चीफ पर टूट पड़ा। बांडिट ने सब वार टाले और उसे बाहर लड़ने के लिए ललकारा। ऑस्कर का पिता बिना सोचे समझे पीछे भागा, जो उसकी बड़ी भूल साबित हुई। उसे तीरों से भेद दिया गया और बांडिट चीफ ने उसके सीने में तलवार घोंप दी। ऑस्कर इस घटना से टूट गया, लेकिन जैसे ही बांडिट चीफ उस पर हमला करने वाला था, दूसरा बांडिट आया और बताया कि ताजा खून की महक से भेड़ियों का झुंड गांव की तरफ आ रहा है। बांडिट चीफ अनिच्छा से पीछे हटा। थोड़ी देर बाद ब्लैकस्मिथ ऑस्कर को देखने आया। उसने वहां का भयानक मंजर देखकर सन्न रह गया, लेकिन खुद को संभाला और ऑस्कर की रक्षा की, जो माता पिता खोने के बाद जीने की इच्छा खो चुका था। ब्लैकस्मिथ ने उसे जीने के लिए कहा और बैटमैन बनने की सलाह दी, क्योंकि यही अब सबसे अच्छा था। तभी भेड़ियों ने घर को घेर लिया और ब्लैकस्मिथ ने अपनी जान जोखिम में डालकर ऑस्कर को बचाने का फैसला किया। उसने उसे नदी की तरफ भागने को कहा, क्योंकि भेड़ियों को पानी पसंद नहीं। वो पीछे रुककर भेड़ियों को रोका। ऑस्कर जितनी तेजी से हो सका दौड़ा, दो भेड़ियों के पीछे पड़ने पर भी। जैसे ही वो नदी तक पहुंचा, भेड़ियों ने उसे पकड़ लिया। लकीली वो फिसलकर उनके वार से बच गया और नदी की धारा में बह गया। जब उसे होश आया तो वो एक अमीर आदमी के घर में पाया गया, जो उसे नदी किनारे मिला था। नेक दिल बूढ़े ने उसे अपने माता पिता के नुकसान का दुख मनाने दिया और उसे बताया कि उसकी तरह लाल बाल बहुत दुर्लभ हैं। उसने कहा कि लाल बाल आग के देवता का आशीर्वाद माने जाते हैं और भविष्य में ऑस्कर के लिए बड़ी चीजें हैं। ऑस्कर ने बूढ़े से कहा कि उसके पास जाने की जगह नहीं है और उसके साथ रहने की इजाजत मांगी। बूढ़े ने तुरंत हामी भरी और कहा कि उसे पढ़ाई करनी होगी अगर वो उनके साथ रहना चाहता है। ऑस्कर तैयार था। उसने बूढ़े से तलवार चलाने की ट्रेनिंग भी मांगी, क्योंकि वो मजबूत बनना चाहता था। लेकिन 2 साल बाद उसकी दूसरी जिंदगी भी दुखद अंत की ओर बढ़ी। एक रात जब वो घर लौटा तो मकान आग में था। अंदर एक बांडिट ने बूढ़े के पूरे परिवार को मार डाला था। गुस्से में ऑस्कर ने बांडिट पर हमला किया और उसका चेहरा काट दिया, लेकिन यही सब हो सका। बांडिट ने उसका सिर पकड़ा और उसे चाकू मारा। जैसे ही ऑस्कर जमीन पर गिरा, उसने बांडिट का चेहरा साफ देखा और एहसास हुआ कि यही वो शख्स है जिसने उसके माता पिता को मारा था। तभी बांडिट अपने गैंग के साथ मकान से निकल गया और ऑस्कर ने उनके नाम जानने में कामयाब रहा। थोड़ी देर बाद उसका बाल सफेद हो गया और वो गंभीर रूप से घायल होकर बदला लेने की ठान कर अकेला निकल पड़ा। वर्तमान में लॉर्ड के मैंशन पर अचानक फायरबॉल्स बरसते हैं, जो विनाशकारी विस्फोट करते हैं। सब भागते हैं और फियोना को अपना भाई कॉनराड घायल दिखता है। वो उसके पास दौड़ती है और मैजिक बैरियर बनाकर उसकी चोटों का इलाज करती है, लेकिन कॉनराड कहता है कि वो ठीक है। वो उसे अपनी माना बचाने को कहता है, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ सकती है। फियोना उसे सुरक्षित जगह ले जाने का फैसला करती है। उधर बांडिट मेहमानों पर हमला करने लगते हैं और कोई मैंशन से बाहर नहीं निकल पाता। कॉनराड को एहसास होता है कि बांडिट्स ने मैंशन को बंद कर दिया है और वो फियोना से पूछता है कि क्या वो अपने नाइट्स को बुला सकती है। फियोना कहती है कि वो सिग्नल भेज सकती है, लेकिन इससे उनकी पोजीशन दुश्मनों को पता चल जाएगी। कॉनराड कहता है कि ये रिस्क लेना होगा और फियोना तुरंत आसमान में बीकन स्पेल छोड़ती है। जैसे ही ऑस्कर और बाकी लोग बीकन देखते हैं, वो मैंशन की तरफ दौड़ते हैं। उधर मैंशन में हमलावर कॉनराड और फियोना को देखते हैं और बैकअप बुलाते हैं।
कॉनराड को पता चलता है कि वो असली निशाने हैं और वो फियोना से कहता है कि सभी हमलावरों को मारना ही उनकी जिंदगी बचाने का रास्ता है। हमलावर उन पर टूट पड़ते हैं और कॉनराड अर्थ मैजिक से कुछ को नीचे गिराता है। फियोना फायर मैजिक से बाकी को खत्म करती है, लेकिन तभी कॉनराड को कोई ताकतवर स्पेल चैंट करता सुनाई देता है। वो फियोना से अल्टीमेट डिफेंसिव स्पेल इस्तेमाल करने को कहता है और वो समय रहते स्पेल चला लेती है। दुश्मन मैजिशियन बुलेट रेन का इस्तेमाल करता है, जो सबसे खतरनाक ऑफेंसिव स्पेल में से एक है। उसका बैरियर दोनों को बचा लेता है, लेकिन फियोना थक जाती है। फिर भी दुश्मन के पास माना है और वो अर्थ और फायर मैजिक का मिक्स्ड हाई लेवल स्पेल शुरू करता है। कॉनराड स्पेल सुन सकता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि ये क्या करता है। फियोना ध्यान देती है और समझ जाती है कि ये स्पेल क्या है। वो कॉनराड के पैरों के नीचे जमीन गर्म और डगमगाती देखती है और उसे ठेलकर दूर कर देती है। दुश्मन वोल्केनो स्पेल करता है, जिससे शक्तिशाली विस्फोट होता है और फियोना हवा में उछल जाती है। तभी ऑस्कर और उसकी टीम गार्डन पहुंचती है। उसे फियोना हवा में उछलती देखकर उसका पूरा अतीत याद आ जाता है। फियोना भी उसे देखती है और कहती है कि वो अपने भाई का ध्यान रखे। ऑस्कर अपना आपा खो देता है और सहयोगियों से कॉनराड की रक्षा करने को कहता है। फिर फियोना को बचाने दौड़ता है। उधर नील्स और बाकी रियो का इंतजार बीच पर पार्टी शुरू करने के लिए कर रहे हैं। जब उन्हें मैंशन पर आग का पिलर दिखता है, वो ध्यान से देखते हैं और नील्स को कोई आसमान से गिरता हुआ दिखता है। वो तुरंत दौड़ता है और समय रहते फियोना को पकड़ लेता है। अम्मोन भी पहुंचता है और दोनों को राजकुमारी पहचानते हैं। ईडो कहता है कि वो खतरे में है। 2 हमलावर वहां तक पहुंच गए हैं और फियोना को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अम्मोन उनकी तरफ दौड़ता है और उन्हें रोकता है, जबकि ईडो बैरियर से उनके वार रोकता है। फिर वो अपनी सेमी ऑटोमेटिक निकालकर एक हमलावर को मार देता है। अम्मोन दूसरा हमलावर आसानी से काट देता है, जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर दोनों नील्स से मिलते हैं। उन्हें एहसास होता है कि मैंशन में कुछ बड़ा और खतरनाक हो रहा है। अगर फियोना को निशाना बनाया जा रहा है, वो उसे सुरक्षित जगह छुपाने का फैसला करते हैं। कुछ पल बाद ऑस्कर आता है और फियोना को नील्स की गोद में देख लेता है। नील्स और उसके ग्रुप को दुश्मन समझकर गुस्से से चूर हो जाता है और तुरंत दूर हटने को कहता है। ऑस्कर तुरंत एक्शन में आ जाता है और नील्स ऑफ बाकियों पर फायर अटैक फेंकता है, लेकिन ईडो सेंचुरी बैरियर से रोक लेता है। उसके बाद ईडो गिर पड़ता है, क्योंकि सेंचुरी एबिलिटी के बैकलैश से उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता। ओनेस्कर फियोना छोड़ने को बार बार कहता है, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं। ओनेस्कर दूसरा बर्स्ट ऑफ फ्लेम्स फायर करता है और भले ही ईडो का शरीर कमजोर हो गया हो, वह फिर बैरियर खड़ा कर देता है। इस बार अटैक बैरियर तोड़कर सबको जला देता है। सभी जमीन पर गिर पड़ते हैं। अम्मोन अकेला खड़ा रह जाता है। भले ही उसे पता हो कि ऑस्कर के खिलाफ उसका कोई चांस नहीं, फिर भी सोर्ड निकाल लेता है, क्योंकि वह भागने वाला आदमी नहीं। ओनेस्कर अगला अटैक फायर करता है अम्मोन को तुरंत खत्म करने को, लेकिन हैरानी से उसके आगे आइस बैरियर आ जाता है और फ्लेम्स रोक लेता है। रियो आगे आता है और दोस्तों को बुरी तरह घायल देखकर आंखें फाड़ लेता है। वह पूछता है कि ऑस्कर ने यह क्या किया, लेकिन ऑस्कर उसे चुप रहने और फियोना से दूर रहने को फटकारता है। ओनेस्कर दूसरा अटैक भेजता है, लेकिन रियो आइस लांस से ब्लॉक कर देता है। ओनेस्कर स्तब्ध रह जाता है कि रियो ने इसे रोक लिया, तो ध्यान उसी पर शिफ्ट कर देता है और फैसला करता है कि पहले रियो को मारना है। ओनेस्कर मल्टीपल वेव्स ऑफ फायर अटैक्स लॉन्च करता है, लेकिन रियो अलग अलग आइस टेक्निक से हर एक को ब्लॉक कर देता है। ओनेस्कर यकीन नहीं कर पाता। रियो ने बिना पसीना बहाए सब काउंटर कर दिया। ठंडी आंखों से रियो पूछता है कि बस यही सब है क्या? अब रियो की बारी। वह आइस लांसेस ऑस्कर पर बरसाता है, लेकिन ऑस्कर उन्हें ब्लॉक कर लेता है। ठीक जब दूसरी राउंड की बैटल शुरू होने वाली होती है, एबेल आता है और चिल्लाता है कि लड़ाई तुरंत रोक दो। रियो उसे घूरता है और चेतावनी देता है कि दखल न दे, वरना उसे फ्रीज कर देगा। एबेल घबराकर निगल लेता है, लेकिन फिर भी ऑस्कर को समझाता है कि ये चारों लोग लॉन गिल्ड के एडवेंचरर्स हैं। एबेल जोर देता है कि ये मैनर रेड में शामिल होने वाले नहीं। ये सुनने के बाद भी रियो एबेल को थैंक्स कहता है, लेकिन घोषणा करता है कि ऑस्कर को उसके दोस्तों पर किए के लिए मारना ही पड़ेगा, क्योंकि कीमत चुकानी होगी। ये सुन ऑस्कर बरसर्क मोड में चला जाता है और रियो पर फायरबॉल्स बरसाने लगता है, लेकिन बिना मेहनत के रियो शार्प जेट्स ऑफ वाटर से रियो ने फायरबॉल्स को तबाह कर दिया, इससे पहले कि वो उसके पास पहुंच पाते। रियो शांति से ऑस्कर की तारीफ करता है, कहता है
कि इंसान के लिए ये कमाल की बात है और उसने अपना बेस्ट किया, लेकिन उसका बेस्ट कहीं नाकाफी है। इस बार जैसे ही रियो ऑस्कर को खत्म करने वाला होता है, एबेल फिर चिल्लाता है और गिड़गिड़ाता है कि रुक जाओ तुरंत, क्योंकि ये लड़ाई इंटरनेशनल इंसिडेंट है और अगर जारी रही तो वॉर हो सकता है। एबेल रियो के करीब आता है और सोर्ड रखने की सिफारिश करता है। रियो एबेल से पूछता है कि अगर ऑस्कर जैसा किसी ने रिया को चोट पहुंचाई होती तो क्या वो साइड हो जाते। बिना एक पल गंवाए एबेल कहता है कि हाँ, बिल्कुल साइड हो जाता, क्योंकि उसे पता है रिया कभी नहीं चाहेगी कि उनके किंगडम और एम्पायर के बीच वॉर हो। लेकिन एबेल के ये शब्द सुनने के बाद भी रियो कन्विंस नहीं होता। वो अचानक एबेल पर आइस अटैक फायर करता है, लेकिन हैरानी की बात, एबेल ना ब्लॉक करने की कोशिश करता है न डॉज। वो अपनी जगह पर डटे रहता है और आइस को बिना रेसिस्टेंस के अपने ऊपर लगने देता है। रियो पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है, सोचता है आखिर एबेल ने क्यों न डॉज किया या ब्लॉक करने की कोशिश की। एबेल कहता है कि उसने अटैक से न हटने की वजह यह है कि वो वॉर को होने नहीं देगा। अगर वो खुद इसका कारण बनेगा तो वो पूरी तरह तैयार है अपनी जान देने को अगर इससे वॉर रुक जाए। ये सुनकर रियो कहता है कि एबेल के रिजॉल्व का सम्मान करते हुए वो बैटल से विड्रॉ कर लेता है। अब एबेल प्रिंसेस तक पहुंचने को दौड़ता है। रियो चुपचाप चला जाता है और कुछ स्टेप्स लेने के बाद पीछे मुड़कर राहत की नजरों से देखता है, खुश कि दोस्तों को प्रोटेक्ट कर पाया। अगली सुबह नील्स और बाकी सब अच्छे हो चुके हैं क्योंकि रिया ने हीलिंग मैजिक से उन्हें पूरी तरह रिस्टोर कर दिया। रियो बस खुश है देखकर कि सब फिर ठीक हैं। लेकिन तभी एबेल आता है, काफी थका हुआ दिख रहा है। एबेल बताता है कि वो इतना ड्रेन क्यों लग रहा, क्योंकि रियो ने ऑस्कर के साथ जो हंगामा किया था उसकी सफाई में बहुत कुछ हैंडल करना पड़ा। बाकी जल्दी पूछते हैं कि क्या कोई रिपरकशन होगा, लेकिन एबेल उन्हें वरी न करने को कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने प्रिंस और प्रिंसेस को सब क्लियर एक्सप्लेन कर दिया जब वो जागे और उन्होंने तुरंत समझ लिया। शॉकिंग बात, ऑस्कर ने खुद ही सॉरी ऑफर की। तो अब सब कुछ सिर्फ सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग माना जा रहा है। नील्स और बाकी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें चिंता थी कि उनके एडवेंचरर लाइसेंस छीन लिए जाएंगे। रियो हैरान है कि ऑस्कर ने सच में सॉरी की और पूरी इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। एबेल आगे कहता है कि उनके लिए चीजें अच्छी हो गईं, लेकिन गार्डन पार्टी में भारी कैजुअलिटीज हुई तो डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस कॉम्प्लिकेटेड होंगे। ये सुनकर रियो सोचता है कि सारा ब्लेम एबेल पर आएगा क्योंकि वो वहां था लेकिन कुछ न किया। लेकिन एबेल क्लियर करता है कि उसकी फॉल्ट नहीं, क्योंकि वो गिल्ड बिजनेस हैंडल कर रहा था अलग बिल्डिंग में और जब तक वो लौटा तब तक पूरा डिजास्टर हो चुका था। वैसे एबेल बताता है कि प्रिंसेस फियोना नील्स और उसके ग्रुप को पर्सनली थैंक्स देना चाहती है क्योंकि उन्होंने उसे ग्राउंड क्रैश होने से बचाया और रेडर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। वो उन्हें भारी कैश रिवॉर्ड ऑफर कर रही है, लेकिन रियो के लिए कुछ नहीं क्योंकि उसने बिना वजह ऑस्कर से फाइट पिक की। रियो बस कहता है कि उसे केयर नहीं। इसके बाद रियो और बाकी टाउन में घूमते हैं और रियलाइज करते हैं कि फेस्टिवल खत्म हो चुका, मतलब एस्कॉर्ट मिशन ऑफिशियली कंप्लीट। लेकिन रियो उन्हें रोकता है और याद दिलाता है कि मिशन तब तक खत्म नहीं होता जब तक घर सेफ न लौट आए। तो वो सजेस्ट करता है सब लॉन वापस चलें। अगले दिन लॉन में सराह अभी भी सोच रही है कि रियो कब लौटेगा। उसे चिंता है कि वो उसके बारे में इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो गई। वो तो 1 महीने पहले भी उसके बारे में जानती तक न थी। जैसे ही वो लोकल बिल्डिंग में जाती है वो शॉक होकर फ्रीज हो जाती है रियो को वहां बैठा देखकर। वो इंस्टेंट ब्लश करती है, रियलाइज करती है ये वही मोमेंट है जिसका इंतजार था। रियो मुड़ता है, उसे नोटिस करता है और वेव करता है। सराह ब्राइट स्माइल के साथ जल्दी आती है, उसके बगल में बैठती है और दोनों खुशी खुशी कैचअप करते हैं। आधे घंटे बाद सराह रियो को लाइब्रेरी ले जाती है, कहती है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दिखाना है। वो उसे रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में ले जाती है जो नॉर्मली सिर्फ बी रैंक एडवेंचरर्स को मिलता है, लेकिन उसने रियो के लिए स्पेशल परमिशन दिला ली। वहां पहुंचकर वो एडवांस्ड अल्केमी के डिटेल्ड रिकॉर्ड्स वाली डॉक्यूमेंट्स दिखाती है। रियो पेपर्स देखता है और मानता है कि ये इंफॉर्मेशन ट्रूली ग्राउंड ब्रेकिंग है। उसे लगता है सराह ने इसे उसके साथ शेयर करने का इंतजार किया होगा लंबे समय से, तो वो सॉरी बोलता है कि पहले ना आया। सराह कंफर्म करती है लेकिन कहती है वरी ना करो। रियो शीट निकालता है और नोट्स लेने लगता है, लेकिन सराह जल्दी कहती है
कि मैन्युअली लिखने का कोई पॉइंट नहीं जब ट्रांसक्राइब स्किल यूज कर सकता हो। ट्रांसक्राइब एक स्पेशल एबिलिटी है जो पेपर पर लिखे किसी भी टेक्स्ट को इंस्टेंट कॉपी कर देती है। सराह को आयरॉनिक लगता है क्योंकि रियो इतना स्ट्रांग है लेकिन बेसिक स्पेल्स के बारे में क्लूलेस। जल्दी ही रियो डॉक्यूमेंट कॉपी कर लेता है और बस टास्क कंप्लीट। वैसे रियो लाइब्रेरी के बारे में कुछ पूछता है जो हमेशा से क्यूरियस था। कहता है, सराह इतना टाइम यहां स्पेंड करती है तो एंट्रेंस फीस तो बहुत बन जाती होगी। सराह एक्सप्लेन करती है कि वो लॉर्ड के लिए डायरेक्ट काम करती है तो फीस वेव कर देते हैं। रियो कहता है, कितनी लकी है। सराह थोड़ा एम्बेरस्ड होकर मानती है कि शुरुआत में पेमेंट करती थी, लेकिन लॉर्ड को रियलाइज हुआ कि लाइब्रेरी में 90% एडमिशन सिर्फ उसके थे तो अनरीजनेबल लगा और फीस वेव कर दी। उसके अलावा स्पेशल आर्काइव एक्सेस भी उसी ने दिया क्योंकि नॉर्मली चैपेरॉन के बिना एंट्री नहीं। वैसे सराह कहती है, ट्रांसक्राइबर के पास ले चलूं ताकि स्पेल प्रैक्टिस में देख सको। रियो खुशी से एग्री करता है क्योंकि उसे लगता है उसका मैजिक नॉलेज बहुत नैरो और स्पेशलाइज्ड है। सराह मानती है कि वो भी ह्यूमन मैजिक के बारे में कम जानती है और फॉरेस्ट से बाहर लंबे समय बाद आई है तो एनवायरनमेंट चेंज अच्छा रहेगा। यह सुनकर रियो अचानक सोचता है, सराह कितनी उम्र की है, और वो शॉक होकर शडर करता है जब वो कैलमली कहती है 200 ईयर्स ओल्ड। सराह कहती है इतना सरप्राइज्ड ना हो, लेकिन रियो मानता है शॉक्ड है क्योंकि 2 सेंचुरीज बाद भी इतनी ब्यूटीफुल लगती है। सराह डीपली ब्लश करती है। थोड़ी देर बाद ट्रांसक्राइबर्स बिल्डिंग पहुंचते हैं, लेकिन सरप्राइज एबेल से रन इन हो जाता है जो क्विक ग्रिट करता है और जल्दी चला जाता है क्योंकि हरी में है। लेकिन जाने से पहले रियो उसे रोकता है और कहता है, बाद में वर्ड रखना है, ड्रॉप बाय करोगे? एबेल स्माइल के साथ एग्री करता है। वो जाने के बाद सराह कहती है, एबेल जैसी कैजुअली मेरे से बोलो। रियो को दिक्कत नहीं तो एग्री कहता है, अब फ्रेंड्स हैं। उसी दिन बाद में लोकल डाइनर पर एबेल रियो से मिलने आता है, लेट होने के लिए सॉरी, और पूछता है इतना अर्जेंट क्या था। रियो रिमाइंड करता है कि अभी भी कुछ ओव्स हैं, उम्मीद है पे कर दोगे। एबेल कंफ्यूज्ड तो रियो याद दिलाता है कि 1 हफ्ते का डिनर ट्रीट का प्रॉमिस किया था, लेकिन एबेल मानता है अभी 2 ब्रोक है तो अजीब से हंसता है। रियो कहता है एक्सपेक्टेड था तो कुछ और मांगता है। एक्सप्लेन करता है कि नील्स और पार्टी डॉम्स छोड़कर साथ रहने जा रहे हैं तो वो भी अकेले रहने ट्राई करना चाहता है। एबेल सरप्राइज्ड कि रियो उनके साथ न रहेगा, लेकिन रियो क्लियर करता है कि मैजिक और ऑल्केमी एक्सपेरिमेंट्स के लिए बड़ा हाउस चाहिए बाहर स्पेस के साथ। इसीलिए एबेल से हेल्प मांगता है प्रॉपर्टी ढूंढने में। एबेल कहता है नो प्रॉब्लम, ग्लैड टू हेल्प। रियो बताता है बजट डिसेंट है क्योंकि वाइवर्न मैजिक स्टोन बेच दिया। ओ नोल्ड फैशन्ड नोबल्स हाउस या क्रिपी हॉन्टेड हाउस जैसा ढूंढ रहा है, लेकिन एबेल को ये रिक्वेस्ट सुनकर समझ नहीं आता। रियो के दिमाग में ये स्ट्रेंज आइडियाज कहां से आते हैं। उसी दिन एबेल रियो को रियल एस्टेट एजेंट मिस्टर रिप्लेट के पास ले जाता है, लेकिन एजेंट कहता है नोबल्स प्रॉपर्टी लोली स्टेटस वाले को नहीं बेच सकते। रियो के ड्रीम्स क्रश हो जाते हैं तो रेगुलर हाउस लार्ज यार्ड वाला मांगते हैं। मिस्टर रिप्लेट फाइल सर्च करता है। कुछ देर तक खोजबीन करने के बाद उन्हें एक प्रॉपर्टी मिलती है जो रियो की जरूरतों के हिसाब से परफेक्ट है, लेकिन बस एक समस्या है, ये शहर के बाहर है। रियो कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं, तो वे प्रॉपर्टी देखने चले जाते हैं जांच के लिए। ये एक पुराना फार्म हाउस है, लेकिन हालत बिल्कुल साफ सुथरी और अच्छी लग रही है। देखभाल के बाद मिस्टर रिप्लेट कहते हैं कि इसकी कीमत 50 मिलियन फ्लोरेंस होगी, लेकिन रियो तुरंत बोल देता है कि वो इसे खरीद लेगा। ये उसके लिए बस नई शुरुआत का निशान है। इस बीच हेवन में माइकल रियो की जिंदगी को देख रहा है और सोच रहा है कि रियो का इन्फर्नो मैजिशियन ऑस्कर के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है वो काफी बड़ा होगा। उसके आगे की जिंदगी काफी उलझी हुई होने वाली है। ऐसे हालात में फंसना रेयर है, बस इसलिए क्योंकि वो रीइंकार्नेटेड हो गया है। शांतिपूर्ण जिंदगी उसके लिए सबसे दूर की कौड़ी होगी, लेकिन देखते हुए कि वो कितना आगे बढ़ चुका है, माइकल को लगता है कि वो ठीक ही रहेगा। ये अंत था। स्क्रीन पर नेक्स्ट वीडियो देखो और सब्सक्राइब करो ताकि और रिकैप्स मिस ना हो।